ऑस्ट्रेलिया ने इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है टीनेजर से। हिंदू मुस्लिम्स के बारे में डाल दो, एलजीबीटी को कुछ पे कर दो तो वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है। पैसे बनते हैं वो ट्रेंडिंग से बनते हैं। तो सर अभी चैटवाइस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? हम पब्लिक को वो दे रहे हैं जो कभी किसी ने दिया नहीं। टिकटॉक का सीईओ अपने बच्चे को नहीं देता है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अपने बच्चे को नहीं खेलने देता। पेरेंट्स तो खुद एडिक्टिव हो रखे हैं आज की डेट में। एग्जैक्टली। छोटे से शॉर्ट क्लिप थी, उसमें विजय राज है, बुला के फोटो ले, तू भी फोटो ले, तू कंटेंट बना रहा है तू भी शेयर ले, तू कंटेंट देख रहा है तू भी शेयर ले, अच्छा तू म्यूजिक दे रहा है तू भी पैसे ले। इनफैक्ट मेरे इन्वेस्टर्स ने कहा था कि तुम्हारे कंपेटिटर्स कौन कौन है? फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ज़ेप्टो है। 20-21 साल के बच्चे हैं, उन्होंने भी नेगोशिएट किया। अब मैं कह रहा हूँ 20-21 साल के बच्चों ने क्या नेगोशिएट किया होगा? धीरू भाई अंबानी की बात कर लो, कितने लोग जानते हैं कि वो इंडिया से बाहर चले गए थे पहले। नौकरी में कभी वेल्थ नहीं आता, रास्ते बन जाते हैं अगर आप लोगों को वैल्यू ऐड कर रहे हो। जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, वही वाला गेम हो रहा है। इंस्टाग्राम का कंपटीशन आ चुका है, नाम है चैटवाइस। इंस्टाग्राम के लिए ये मुसीबत की बात हो सकती है, पर आपके लिए और मेरे लिए तो ये बेस्ट बात है, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो कंटेंट क्रिएट करेगा उसको भी शेयर मिलेंगे और जो कंटेंट कंज्यूम करेगा उसको भी शेयर मिलेंगे। शायद ये वर्ल्ड में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर से कमा नहीं रहा, यूजर को कमा के दे रहा है। अब बात यहाँ पे शेयर्स की, पैसे की हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका फाउंडर कोई टेकी नहीं, इसका फाउंडर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम बात करेंगे चैटवाइस के फाउंडर सीए गगन गुलाटी जी से, जो कि एक इंडियन है पर रहते लंदन में है। वर्ल्ड के लिए ऐप बना रहे हैं पर शुरुआत भारत से कर रहे हैं। तो जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, जानते हैं फाउंडर के बारे में, ये आइडिया कैसे आया, इतने ऐप्स की दुनिया में क्या ये नया ऐप आएगा, कैसे डिफरेंट है, कैसे बेटर है, क्यों एज ए क्रिएटर, क्यों एज ए यूजर हमको इस पे जाना चाहिए, और इनके चालू करने के पीछे इनकी मानसिकता क्या रही, और इनके भारत के एक्सपीरियंस, लंदन के एक्सपीरियंस, ट्रैवल के एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सुनेंगे। तो करते हैं पॉडकास्ट की शुरुआत। तो इससे पहले हम चैटवाइस, क्योंकि आपको सबको लालच आ गया होगा शेयर मिलने वाला है, तो चैटवाइस की बात करेंगे, पर उससे पहले फाउंडर की जर्नी देखेंगे, क्योंकि आर्ट को समझने से पहले आर्टिस्ट को समझना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ गगन गुलाटी जी। नमस्कार गगन जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत खुशी हुई, अपने देश में आके ना हमेशा ही खुशी होती है। सो थैंक यू सर, एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे कंप्लीट दिख रहा है। सर आपकी जर्नी बताइए जीरो से, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं जो शायद चैटवाइस के बारे में जानते होंगे, आपके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो जीरो से एक बार आप बताइए आपकी इंडिया की जर्नी, लंदन की जर्नी, एजुकेशन, एवरीथिंग दैट यू वांट टू टेल टू आवर ऑडियंस। देखो, मैं ब्रीफ रखूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं एकदम भारतीय हूँ एंड भारत में रोहतक में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। स्कूलिंग मेरी वहीं की थी और हमारी फैमिली सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी सब फैमिली से। माय फादर वाज नॉट देयर, तो एंड आई वाज अडॉप्टेड बाय माय आंटी हु लिव्ड इन यूके। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अर्ली एज में मेरे को उन्होंने लेटर्स लिखने शुरू कर दिए थे कि तेरे को मैं लेके आऊँगी। हमारा कुछ प्यार भी था मेरा उनसे। तो फिर मैं यूके चला गया और मेरी यूनिवर्सिटी वहीं पे हुई, है ना। और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, है ना। मेरा शुरू से इंटरेस्ट था फाइनेंस में, नंबर्स में। तो मैंने शुरू में इकोनॉमिक्स पढ़ी, मैं पढ़ाई में अच्छा था, हमेशा मैं टॉप में आता था। तो मेरी पहली जॉब लगी द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक यूके से पब्लिश होती है, जो मेरा ड्रीम था उस टाइम पे। तो मैंने इकोनॉमिक्स में काम किया थोड़ा टाइम और फिर मैं फाइनेंस में था, नंबर्स में था। जॉब आई, चला गया, और फिर मैंने, जो मेरा बॉस था उसने कहा तेरे को तो सीए कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर रहा था। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया, 2-3 साल लगे और सीए कर ली। उसके बाद में मैं फिर तुम्हारा जो पैशन होता है ना, अगर तुम अपने पैशन को फॉलो करो तो रास्ते बनते जाते हैं। और मैं फिर कई साल काम किया मैंने, काफ़ी सीनियर रोल्स पे, बड़े बड़े यूबीएस और जेपी मोर्गन के जो जॉइंट फंडेड कंपनीज थी उनके डायरेक्टर्स को एडवाइस किया। और उसके बाद में ये मेरे को शुरू से लगता था कि कुछ गलत हो रहा है सोशल मीडिया के स्पेस में, लेकिन जब आदमी जॉब कर रहा होता है तो सोचता है अपनी जॉब को रखो। फिर एक टाइम आया जब मेरे पास इनफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई थी, तो मैंने कहा अब कुछ करते हैं नया। तो और एक मेरा इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरा जो बचपन का दोस्त था अभिजीत, वो भी लंदन में मूव कर गया और फिर हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया चैटवाइस। क्या बात है, ग्रेट। तो सर जी, जो आपने भी प्रीवियस जॉब्स वगैरह थे, इकोनॉमिस्ट वगैरह, वहाँ पे आप एग्जैक्टली क्या किया करते थे? बिकॉज मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो चैटवाइस की इंस्पिरेशन है ये कहाँ से निकली, और जो स्किल सेट जो उसको आपने डेवलप किया वो वहाँ पे आपने कैसे डेवलप किया? देखो, इकोनॉमिस्ट में तो मेरी जो जॉब थी वो थी
इकोनॉमिस्ट का एक पार्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ओके जहाँ पे वो ना बड़ी बड़ी कंपनियों को एडवाइस करते हैं कि किस देश में पैसा लगाना चाहिए और क्यों। और मैं इंडिया को कवर करता था, है ना। ग्रेट और जो इकोनॉमिस्ट है वो पूरी दुनिया के सब इन्वेस्टर को कह रही है कि इंडिया में पैसा लगाओ, इंडिया इज द नेक्स्ट ग्रोथ। क्योंकि यूएस यूके तो अब पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ रही, इंडिया इज Situation है ना। हाँ, मे बी ये मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे एवरीबडी इज हंग्री अबाउट इंडिया। अगली मेरी जो जॉब्स थी वो थी शेयर्स के बारे में एडवाइस करना, है ना, कि शेयर प्राइस को कैसे मैनेज किया जाए। तो अभी तो जैसे आप लोगों को पूछते हैं, कोई किसी भी शेयर में पैसा लगा रहा है, लोग गट फील चलते हैं 90% लोग, है ना। तो जो हमारे जैसे थे, हम तो स्प्रेडशीट्स लेके, मेरे पास पूरी टीम थी, हम देखते थे कि क्या अगले साल कैश फ्लो आने वाला है, कैसे पढ़ाई बने। तो जो मैं सोशल मीडिया के शेयर्स को मैनेज करता था, फॉलो करता था, एक चीज स्टैंड आउट हो रही थी कि जो सोशल मीडिया की कंपनी की वैल्यूएशन है वो सिर्फ लोगों से है ना। ये कंपनी कोई ऐसी नहीं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये कोई जैसे नहीं है कि टाटा ने ये बना दिया, उन्होंने रिलायंस ने बना दिया, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनका प्रोडक्ट हम है। वो हमको एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं और उससे वो पैसा बनाते हैं। एक चीज तो ये स्टैंड हुई, और दूसरी चीज ये हुई कि उनकी सारी ग्रोथ इंडिया से आ रही है। जो अगर तुम फेसबुक के एनुअल रिजल्ट्स भी देखो, वो कहते हैं इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर, दिस इज द बिगेस्ट मार्केट एंड इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट, जिसके लिए उनका शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है। और हमें लगता है इंडियंस को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। सारे इंडियंस ही, और वहां पे वर्कर्स भी इंडियन है सारे, यहाँ यूजर्स भी इंडियन है सारे, लेकिन जो वेल्थ है वो सारे बाहर के लिए जा रहे हैं। सही बात। तो ये स्टार्ट हुआ था ऐसे पैशन प्रोजेक्ट की, कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं कि कुछ हम इसको रिवर्स कर सकें। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हमने सोचा कि कंपनी बना देते हैं, शेयर्स बांट देते हैं, पब्लिक में बांट देते हैं। तो ये हमारी शुरुआत हुई थी। उस टाइम तो सब मजाक लगता था, सब लोग कहते थे और मैं तो था सीए, हम लोग थोड़ा कंपनियां ऑपरेशनल कंपनियां बनाते हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब तुम्हारे मन में होता है और तुम चल पड़ते हो और तुम्हारी वो डिटर्मिनेशन होती है, तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो अब ऐसी जगह आ गई है कि क्लियरली लोगों को दिख रहा है कि ये ठीक डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं तो खुद भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। सर तो वही वाली बात है भाई, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, वही वाला गेम हो रहा है। ग्रेट। तो सर जैसे भी आपने खुद ने कहा, सीएस आर नॉट फेमस फॉर कि वो टेक कंपनीज बनाएंगे, तो यू बीइंग अ सीए केम इनटू टेक कंपनी, तो ये इंस्टिगेट कैसे होता है? जैसे मुझे अगर आज की डेट में कोई बोलता है सर वेबसाइट भी बनानी है, कि rahulmaldia.com बनानी है, तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई यार मुझे तो नहीं पता। जो कहता है मैं वेबसाइट बनाऊंगा, मैं किसी को तो भाई साहब इसके साथ बैठो, ये दोनों मिलके वेबसाइट बना लो, मुझे तो नहीं पता कि करना क्या है। हाँ। तो मैं तो एक वेबसाइट बनाने के लिए कहता हूँ यार तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं नहीं देख रहा। यू आर मेकिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लस। आप नॉर्मली बिजनेस में भी सिखाया जाता है कि किसी ऐसे फील्ड में घुसो जहां कंपटीशन कम हो, या नहीं हो, या कंपटीशन ऐसा हो कि तुम लड़ लो। अब आप ऐसे फील्ड में घुसे जहां कंपटीशन लोकल नहीं, ग्लोबल है, और कंट्री की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, अनलिमिटेड बजट है, और वो पूरे कंट्रोल करके देखिए बिलियंस ऑफ यूजर लेके, अब उनसे कंपटीशन करना है, अब उधर के मैदान में। तो ये कहां से आया? क्योंकि ये जो आपने कहा ना एकदम की सेन आदमी जो है, अगर एक समझदार आदमी है, वो तो नहीं कर सकता, थोड़ा सा क्रेजी होना जरूरी है। तो हाउ डिड इट केम? यार जो दुनिया को चेंज करते हैं वो भी इनसेन लोग ही करते हैं, है ना। कई बार तुम्हें लेना पड़ता है। मेरे इन्वेस्टर्स ने कहा था कि फैंग जो है ना, जो दुनिया की टॉप की कंपनीज हैं, कहते तुम्हारे कंपेटिटर्स कौन कौन है, लेट्स सी, ऐसे बोला। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब एंड माइक्रोसॉफ्ट। कहता है इनके सामने कोई कम्पीट क्यों उठ रहे हो? लेकिन शुरू से हमें ये पता था हम जो पब्लिक को दे रहे हैं वो और कोई दे ही नहीं सकता। ये हमने पहले सिनारियोस किए थे। अगर फेसबुक अगले 10% शेयर अगले और इशू करके और पब्लिक में देना शुरू कर दे तो तुम तो मरे, ऐसे बोला था हमने कहा। लेकिन वो कर ही नहीं सकते, उनके शेयर होल्डर एग्रीमेंट इतने स्ट्रांग होते हैं हर के कोई। तो ये सब हमने तो ये सोचा कि लुक, हम पब्लिक को वो दे रहे हैं जो कभी किसी ने दिया नहीं, और हम यूजर्स को देंगे और क्रिएटर्स को देंगे। और मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है सेल्फिश, मैंने तो अपना, इसीलिए मैंने अपने सारे शेयर अलग डाल दिए ताकि किसी को ये ना लगे ये बनना चाह रहा है। और अगर पब्लिक को लगता है कि तुम ठीक राह पे जा रहे हो तो पब्लिक साथ चल पड़ती है। और ये अब एविडेंट है। 3 महीने पहले तो मैं ये बोलता ही नहीं था, अब तो हजारों लोग ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, लाखों, और हमारे एम्बेसडर्स बने हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, तुम्हें जैसे अपना हार्ट को फॉलो करना होता है और फिर देखो क्या होता है। तो सर अभी जेटवाइज के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली, हाउ इट इज वर्किंग? मतलब एक लेमैन को आप समझिए कि एक
12th पास बच्चा बैठा है अभी और वो भी किसी गांव से है, शहर से नहीं है, उसको आपको समझाना है कि भाई व्हाट इज चैटवाइज में आप क्या कर रहे हैं जो कि बाकी सबसे डिफरेंट है। हाँ, तो सिंपल भाषा में अगर आप देखो तो फेसबुक है जो आप यूज करते हो रोज, ठीक है, उसको कौन ओन करता है? मार्क जकरबर्ग, डन, है ना। जो ट्विटर आप यूज करते हो उसको कौन ओन करता है? इलोन मस्क, एलोनमस, है ना। यही लोग सारा प्रॉफिट बनाते हैं, यही लोग सारे डिसीजन लेते हैं, गॉट इट, ठीक है। चैटवाइज जो होगा उसका ओनर कोई एक नहीं होगा, मैं नहीं होगा, उसके ओनर आप कलेक्टिवली होंगे। ओके, अभी अगर आप देखो तो ट्विटर के मेजोरिटी शेयर्स इलोन मस्क के पास में है। जैसे आप सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज सोच लो आप, 51% शेयर्स उसके मुकेश अंबानी के पास है ना। हमारी कंपनी के 60% शेयर पब्लिक के हाथ में होंगे। अभी हमने 60% करे, तो आप मेजोरिटी शेयर होल्डर होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये नहीं है, आप कंट्रोल भी करेंगे, आप फाइनेंशियली भी बेनिफिट करेंगे क्योंकि शेयर्स की वैल्यू होगी। आपको कल मन करता है कि मैं काम ठीक नहीं करा तो तुम वोट करके मुझे भी हटा सकते हो क्योंकि शेयर होल्डर की बहुत पावर होती है। तो ये हम दे रहे हैं, हम पावर पब्लिक को दे रहे हैं और फाइनेंशियल वेल्थ पब्लिक को दे रहे हैं। तो अगर आज की डेट में आगे करे भगवान, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये $100 बिलियन कंपनी बन जाती है, तो जो 60 बिलियन है वो यूजर के हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू ये नंबर बोलने के लिए आपने। और एग्जैक्टली यही हमारा विजन है। अगर आप देखो आज फेसबुक इज वर्थ 1.2 ट्रिलियंस, 1200 बिलियंस। तो व्हाई वुडंट पीपल कम हेयर? वो सारा वेल्थ ट्रांसफर हो जाएगा वहां से और ये आप लोगों की कंपनी बनेगी। तो एब्सोल्युटली अगर 100 बिलियन की कंपनी होती है, 60 बिलियन पब्लिक में बटेगा। ग्रेट। तो अब मैं इसको इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और 2 टुकड़ों में बैठ रहा हूँ। व्हाई एज अ कंटेंट क्रिएटर आई शुड कम ऑन चैटवाइज? मेरे लिए कैसे डिफरेंट है? मैंने वीडियो बना रहा हूँ, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो क्रिएटर क्यों आए चैटवाइज पे? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी क्रिएटर जो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, आपको कुछ शेयर मिलता है प्रॉफिट का। अगर इंस्टाग्राम पे डालते हो कुछ नहीं मिलता। देखो, कहते हैं कि मुझे मिलता है 45 से 55, जो भी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना मिलता है। एग्जैक्टली, आपने ये सीए वाली बात करी है। मैं भी हर जगह कहता हूँ कि ये वो कुछ भी कहते 55, किस चीज का 50% देते हैं वो, राइट। तो ये वो कंपनी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, वो क्योंकि हाँ, अगर क्लैरिटी दे देंगे तो खुद कैसे पैसा बनाएंगे। तो वो, और इंस्टाग्राम तो कुछ देता ही नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, हमने ये सोचा जो क्रिएटर आएंगे, क्रिएटर आर वर्थ मिलियंस हमारे, क्योंकि क्या है कि पब्लिक तो आ रही है कंज्यूम करने, क्रिएटर्स हैं रियल एक्टर्स। हमारे में तो कहते थे कि दीज आर एक्टर्स विच आर अनपेड। क्योंकि आप टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, पब्लिक तुम्हें देखने के आ रही है और उनको बहुत पैसा दे रहा है नेटफ्लिक्स। सही बात है। यहाँ पे पब्लिक तुम्हें देखने आ रही है और वो पैसा कहाँ जा रहा है? उनके शेयर होल्डर के पास में, कुछ नहीं दे रहे क्रिएटर्स को। इट्स वेरी अनफेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, और अभी ये आपकी भी आई एम हैप्पी टू हियर योर एडवाइस। हमने क्या सोचा है, क्रिएटर्स को उनकी फॉलोइंग के हिसाब से देंगे बड़ा पार्ट। हमने एक बड़ा पार्ट रखा हुआ है, तो जो जैसे क्रिएटर्स, जितनी हिसाब के क्रिएटर्स होंगे, उनकी शेयर होल्डिंग भी ज्यादा होगी, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग द वेल्थ एंड दे आर वैल्यूड पीपल। तो जैसे ही ग्रोथ मतलब हम देना शुरू करेंगे, हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे उनको शेयर्स दें टू वैल्यू देम प्रॉपरली। तो क्रिएटर्स आएंगे, एक तो जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं हमारे पास, जिनको अभी एल्गोरिदम ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा, तो हमारे पास बड़े सारे क्रिएटर आ रहे हैं जिनको अभी हमने इनवाइट ही नहीं किया, आके क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, क्योंकि उनको अर्ली फॉलोइंग मिल रही है ना। लेकिन जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं आपके जैसे सरकार, तो आपको तो हमें बड़ा शेयर देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने रखा हुआ है। ओके, गॉट इट। तो जैसे भी आपने कही ना, जैसे भी आपने जब कह रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अब बड़े प्लेटफॉर्म तो ऐसे यूज ले रहे हैं कि ठीक है, ये हमारा अनपेड बंदा है, ये आएगा, मेहनत करेगा, वीडियो बनाएगा, इसकी जो फॉलोइंग आएगी उससे तो पैसे आएंगी, इसको देख के 1000 लोग और कंटेंट बनाएंगे, हम उससे भी पैसे कमाएंगे। हाँ। तो बेसिकली हार्वेस्टिंग हो रही है कि तुम्हें भाई साहब हम मतलब पैदा कर रहे हैं। जैसा भी मैं देख रहा था, टिकटॉक की केस स्टडी में देख रहा था, तो टिकटॉक में कहा कि यार कोई एक यूजर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी प्रोफाइल को बूस्ट कर दो। वो कंटेंट बना रहा है, सपोज वो डांस कर रहा है, छत पे डांस कर रहा है, चलो उसकी वीडियो पे मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू दो। हाँ। तो अगर 1 महीने तक उसकी हर वीडियो पे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, तो लोग बाग कहेंगे यार ये तो गजब काम है। तो उस एक को देख के 1000 लोग छत पे नाचेंगे, उनको व्यू देंगे तो 1 लाख लोग नाचेंगे। फिर उसके बाद इतने अनपेड एक्टर्स आ गए, वो किसी को व्यू नहीं देता, हो गया बात खत्म। एग्जैक्टली, थैंक यू आपने ये पॉइंट रखा, और यही पॉइंट आपने आर्टिकुलेट बड़ा अच्छा किया। हम आपस में कहते हैं इट्स लाइक ए डिवाइड एंड रूल।
उनको आपस में तुम करा दो, देख उसको देख। एक्चुअल में बेनिफिट कौन ले रहा है? टिकटॉक और या मेटा, उनके शेयर होल्डर। तो हम लोग तो एक मैट्रिक्स पिक्चर आई थी, उसमें कहते ना वी आर बीइंग हार्वेस्टेड फॉर प्रॉफिट बाय दीज बिग ग्लोबल जायंट्स। तो सर ये पॉडकास्ट एक तरह की रेड पिल है लोगों के लिए। Yeah, exactly. चलो, एंड व्हाई एज अ यूजर आई शुड कम ऑन चैटवाइज? एज ए यूजर अभी तो तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं। हमने अभी पहले मिलियन लोगों को, हर नए यूजर को हम शेयर दे रहे हैं। ओके, तुम 30 दिन ऑपरेट करो तो 30 दिन के लिए 30 शेयर देते हैं तुम्हें। अगर तुम 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करो तो 20 शेयर देते हैं। तो हमने क्या किया है, जैसे तुम प्लेटफॉर्म को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो हमने पॉट रखा हुआ है ना 60%, हमने वो यूजर्स और क्रिएटर्स के बीच में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो यूजर्स को भी शेयर दे रहे हैं। हमने क्या किया, शेयर्स को बड़ा स्प्लिट कर दिया है, छोटा, और वो पहले यूजर्स को दे रहे हैं ताकि यूजर्स आए, एक बार प्लेटफॉर्म अच्छा हो जाए फिर हम क्रिएटर्स को देंगे। तो यूजर्स को भी शेयर दे रहे हैं टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ओन देयर वेल्थ। ग्रेट। तो जैसा अभी सर मान लो बिलियंस ऑफ यूजर फेसबुक के पास है, यूट्यूब के पास है, व्हाट्सएप के पास है। अब ये मान लो आपका इंस्टाग्राम का यूजर है, वो कह रहा है कि यार मैं यहाँ पे 2-3 घंटे मेरे को मिलते हैं, 3 घंटे में इसी को स्क्रॉल करते रहता हूँ। अब मुझे एक नया प्लेटफॉर्म और मिल रहा है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो 2 चीजें, एक तो आप मुझे कुछ दोगे, तो मैं शेयर दे रहे हो तो मुझे आना है, प्लस मुझे कि कुछ इशू भी तो है, यहाँ से मैं परेशान भी हूँ तभी मैं जा रहा हूँ। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स या इश्यूज आई वुड से कि जो कंटेंट क्रिएटर फेस कर रहा है, जिसके लिए वो एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है जो आपके पास आएगा, या यूजर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो एक अल्टरनेटिव ढूंढ के आपकी तरफ आएगा? देखो, हमारे पास 3-4 चीजें हैं जो मैं अभी बोल सकता हूँ। एक तो ये कि अभी आप अगर आप क्रिएटर हैं तो एल्गोरिदम की प्रॉब्लम आपको पता ही है, इससे नोन इशू। जैसे अभी आपने बोला, वो किसी को पता ही नहीं एल्गोरिदम कैसे काम करता है, और वो जान के ऐसे रखते हैं टू कीप इट अननोन, ताकि लोग ट्राई करते रहें। मिस्ट्री है ना, एवरी मंथ इट्स चेंजिंग, अब ये करो अब वो करो, और इसका इफेक्ट है लोगों पे, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। जो मैंने स्टैट पढ़ा है कि मेजोरिटी ऑफ क्रिएटर्स फेस स्लीपलेस नाइट्स, जो पहले नहीं होती थी, है ना, ये एल्गोरिथम की वजह से हो रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सब कुछ चेंज कर देंगे, राइट, लेकिन वी विल बी ओन बाय यू। तो हम अपना एल्गोरिथम भी ओपन रखने वाले हैं, क्योंकि तुम तो मेजोरिटी ओन करते हो। अभी ब्लू टिक है, जैसे आपका वेरिफिकेशन है ना, आप मेटा पे उस पे जाते हैं तो यू हैव टू पे। यूके का मुझे पता है 9 पाउंड पर मंथ है, विच इज लाइक 700 या 800 रुपये एवरी मंथ यहाँ देते हैं। हम फ्री कर रहे हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म पे स्पैमर्स है ही नहीं, क्योंकि हर बंदा वेरीफाइड होके आता है, हर बंदा वेरीफाई कर रहे हैं हम। और हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें तो वेरीफाई करना है, क्योंकि हमने लोगों को शेयर्स देने हैं, उसके लिए हमें वो करना होता है, नो योर कस्टमर, है ना, KYC करना होता है। तो हमने एक ही बार वो वेरीफाई भी कर रहे हैं, उनको ब्लू टिक भी दे रहे हैं हम, और उनको हम शेयर्स का भी वो भी दे रहे हैं। तो ये कई चीजें हमने तो यूजर से बात की थी, एक एडिक्शन की है लोगों को प्रॉब्लम, तो हमारे ऐप में हमने किया हुआ अनहुक मी यूजर्स के लिए, कि जिनको प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। अभी क्या हो कि एल्गोरिथम तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, यू जस्ट गो ऑन अनहुक मी, तो हमारा एल्गोरिथम फिर वो आपको आपके हिसाब से दिखाना बंद करेगा। हम कुछ नई चीज देगा, बिल्कुल। तो हमने कई चीजें, हम पब्लिक से बात करें, अभी भी हम तो ग्रो कर रहे हैं, हमारी तो कम्युनिटी आप लोगों की बनी हुई है। लोग कहते हैं ये करो, तो हमारे पास एक छोटी कम्युनिटी नहीं, हम देखते हैं ये करना चाहिए, हाँ, अगर मेजोरिटी आती है तो हम उस फीचर को बना देते हैं। अभी तो हम इट्स लाइक कंस्ट्रक्टिंग दी, अल्टीमेटली ये जो बनेगा, ये डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म बनेगा। सर CA to CA अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो बहुत एकदम फिजिबल चीज एकदम दिख रही है, बिकॉज जितने ज्यादा यूजर, क्रिएटर को पता है कि मैं जितना कंटेंट बनाऊंगा मुझे उतना पैसा मिलेगा, तो क्रिएटर बहुत कंटेंट बनाएगा। यूजर को पता है मैं जितना देखूंगा मुझे उतना पैसा मिलेगा, तो वो बहुत देखेगा। और जिस प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर और यूजर दोनों बढ़ेंगे, वहां पे एडवर्टाइजर अपने आप आएगा, तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और जहां पे रेवेन्यू बढ़ रहा है, यूजर बढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन तो बढ़नी एनी हाउ होता है। और जब मुझे पता, सपोज आई एम यूजर एंड आई नो कि यार अगर मैंने 4 दिन से ये नहीं देखा ही नहीं, मैं शेयर चैटवाइज पे गया ही नहीं, तो मैं चैटवाइज पे गया नहीं, अब मैं देख रहा हूँ कि यार तो प्राइस उसकी थोड़ी कम हो गई, तो यार मैं बोलूंगा भाई यार देखो यार, ये इट इज नॉट अ टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी, कि ये तो रेवेन्यू मेकिंग एक्टिविटी है, कि यार कुछ काम की चीज भी देख लेता हूँ, शेयर तो बढ़ाऊंगा मेरा, बिकॉज यू ओन इट, है ना, तुम ओन करते हो। हमने तो वेस्टर्न मार्केट्स में पर एक्टिव यूजर की $200 से $300 की वैल्यूएशन है, ठीक है, पर एक्टिव। आप ये ओपनली चेक कर सकते हैं, यू गो टू ट्विटर या गो टू मेटा के 3 बिलियन यूजर्स हैं, 1.2 ट्रिलियन उनकी वैल्यूएशन है,
और वो बेसिकली 400-500 पर यूजर है। हम रात को ये बात कर रहे थे, मैं और मेरा को फाउंडर, कि अगर इस पॉडकास्ट को मान लो 1 मिलियन लोग देखते हैं, है ना, और हर बंदा ऐप को डाउनलोड करता है और डेली यूजर बन जाता है, और उसके आधे लोग हमारे एम्बेसडर बन जाते हैं। हमारा स्टैट ये कहता है ईच एम्बेसडर ब्रिंग्स 30 to 40 पीपल हमारे एम्बेसडर्स हैं, तो ये कंपनी यूनिकॉर्न हो जाएगी। सिंपल मैथ्स कि अगर हर बंदा इस पॉडकास्ट को देख के चैटवाइज डाउनलोड करता है और उसके आधे लोग एम्बेसडर बन जाते हैं हमारे, तो ये कंपनी जस्ट बाय बेस ऑफ नंबर्स एंड वैल्यूएशन इट विल बिकम यूनिकॉर्न। ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी जिंदगी में आई नहीं कभी ऐसी, तो बट इट्स जस्ट वन पॉडकास्ट, देयर आर सो मेनी पॉडकास्ट देयर, और जब लॉन्च होगा तो देन पीपल विल इनवाइट, पीपल विल रेफर। और यहाँ पे क्या है, अभी इंडिया में एक चीज है कि मैंने एक चीज नोटिस की सर इंडिया में, जैसे एक मैंने पढ़ रहा था पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस। पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस ये कहता है कि तुम बहुत साल तक मेहनत करते हो, बहुत साल तक कुछ नहीं होता, एंड सडनली वन डे एवरीथिंग हैपन एट वंस। अपन को लगता है 10 साल की मेहनत है, 9 साल तक आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, क्या है, कुछ नहीं है, और 10वें साल वो होगा, बोले यार ये क्या हो गया। तो इंडिया में क्या है कि जैसे मान लो इंडिया में मोबाइल नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है आज के 20 साल पहले, फिर मोबाइल आया, बोले चले एक के पास है, 2 के पास है, कुछ के पास है, कुछ के पास है, और फिर जब आया तो 2 साल बाद ऐसा लगा कि यार ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके पास मोबाइल नहीं है। ये 2 साल में क्या हो गया भाई। हमने तो नाम ही सुना था कि यार ये क्या, मतलब किसी से सुना यार व्हाट्सएप है, क्या होता है व्हाट्सएप, अरे है यार व्हाट्सएप है, देख कुछ ऐसा होता है, देखा 6 महीने बाद बिना इसके जी नहीं पा रहे। तो चैटवाइज ये है कि भाई आज जो भी इसके नंबर्स हैं वो धीरे धीरे जिस दिन आएगा, भाई 1 मिलियन आया, 2 मिलियन आया, 5 मिलियन आया, फिर 5 से 50 तो ब्लिंक ऑफ द आई में चला जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। और उसकी वैल्यूएशन सोचो, मैंने कहा ना एक सिंपल, अगर मैं कंजर्वेटिव वैल्यूएशन लेता हूँ, $200 पर यूजर है वैल्यूएशन मार्केट में, और वो वैल्यूएशन किसको मिलेगी, आप लोगों को। चलो डन। तो सर अभी अपन बात करते हैं कुछ स्टेट्स पे, चैटवाइज के स्टेट्स पे। अभी क्या ये बूटस्ट्रैप्ड है या इन्वेस्टर आ चुका है इसमें? 2 इन्वेस्टर आ चुके हैं। ओके हाँ, तो लास्ट अभी वैल्यूएशन क्या है ओवरऑल देखा जाए तो? जो लास्ट वैल्यूएशन हुई थी हमारी, जो 2021 में हुई थी, जो वो, लेकिन ये वैल्यूएशन कहते हैं, ये वो इन्वेस्टर थे जो दे जस्ट वांटेड टू सपोर्ट द कॉज, सीड मनी टाइप, सीड मनी। उन्होंने कहा ये आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है, और मैंने उनको कहा देखो मैं तो कोई सैलरी नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम डाल देते हैं पैसा। मैसिव फंड जो VC फंडिंग, PE फंडिंग वही नहीं है, वो हमने की। मैंने खुद का बड़ा इन्वेस्ट किया था इस पे पहले। मैंने करीब 2 करोड़ रुपया खुद लगाया था अपना पहले, और उसके बाद में जो वैल्यूएशन हुई है हमारी लास्ट हुई थी, अब मैं आपको बता दूं, तो करीब 10 मिलियन की हुई थी पाउंड्स, तो करीब 100 करोड़ की। लेकिन रियल वैल्यूएशन होती है कि कितने लोग हैं। अभी तक तो जब वैल्यूएशन हुई थी लोग आए नहीं थे, आइडिया था तब तो। हाँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी नेक्स्ट वैल्यूएशन होगी, मैंने सोच रखा है मिलियन जब तक नहीं होते हम जाएंगे ही नहीं, और मिलियन यूजर के बाद में जाएंगे, ताकि लोगों को कुछ बड़ी वैल्यूएशन दिखाई दे। तो 1 मिलियन यूजर पे अगर $100 का एवरेज आता है, 100 मिलियन स्टार्टअप ऑलरेडी 100 मिलियन। हाँ, that's 700 crores. और the moment it pops up, so it will definitely, मतलब I'm sure that if you get funding on next 2-3 rounds in next 2 years, it's a unicorn, no doubt about that. I think it all depends on how. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर लोग आते हैं तो झटके से आते हैं। एक ऐप था जो ट्विटर ने एक्वायर करने की कोशिश की थी, क्लब हाउस, है ना। क्लब हाउस के आते ही विद इन वीक्स इट वाज यूनिकॉर्न, क्योंकि दिख गया था कि पब्लिक आ रही है, तो इन्वेस्टर्स देन वांट टू बी इन्वॉल्व्ड क्विकली। जैसे पब्लिक आनी शुरू हुई तो इन्वेस्टर देयर, वो तो ये नहीं देखते कितने लोग हैं, कितनी स्पीड से आ रहे हैं, इट मैटर्स। अगर महीने में हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो वहीं से ही हो जाता है। तो ये मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, हम अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं इस सारी कंपनी में, हम तो सिर्फ बना के दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है अगर पब्लिक इसका साथ देती है। तो बीटा वर्जन पे ही सर पब्लिक विल डेफिनेट, मतलब जो कॉन्सेप्ट अभी तक सुना है मेरे हिसाब से, अब तक जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट सुन रहे हैं या टीम जो देख रही है, दिस एवरीवन इज एक्साइटेड, इवन आई एम एक्साइटेड, एंड आई नो द पल्स ऑफ द पीपल बिकॉज आई क्रिएट सो मेनी वीडियोस, डू सो मेनी इवेंट्स, तो आई नो कि इफ दिस इज द कॉन्सेप्ट पीपल आर इन, और इफ यू आर लिसनिंग द, जो पॉडकास्ट सुन रहा है भाई लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जब ये आता है तो हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, हम दोनों लाइक करेंगे उसको डेफिनेटली। चलो अभी सर कितनी बड़ी टीम है और क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या वर्किंग हो रही है, बिकॉज इतने यूजर अगर आप इनरोल करेंगे और एक एक को आप KYC कर रहे हैं, तो भी कितना क्या डिपार्टमेंट है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, जिस वांटेड टू नो। तो करीब 25 डेवलपर्स हैं, है ना, और सभी कुछ इंडिया में ही हैं, और कुछ हमारे मार्केटिंग टीम में काम करते हैं करीब 10 लोग, और हमारे एम्बेसडर्स हैं करीब 300,
जिनको हम इक्विटी पे करते हैं, हम कैश पे नहीं करते, पर वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो हर ग्रुप्स को मैनेज कर रहे हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है, उसमें करीब 4-5 लोग हैं जो शुरू में हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम बड़ी अच्छी थी, बड़ी थी। क्या था कि ऐप बनाते हैं ना, जब हम रिलीज़ करते हैं उसे पहले चेक करते हैं। अब हमने नोटिस क्या किया है, सबसे बड़ी क्वालिटी एश्योरेंस टीम है हमारी पब्लिक। तो मैं तो अगर आप ऐप में जाओ तो मेरी पोस्ट आती है, मैं डाल देता हूँ कि हमने रिलीज़ कर दिया, बताओ इश्यूज़ क्या हैं? और हमारे ग्रुप में शुरू रहता आता है, ये ठीक है, ये इसको करो, इसको करो। हमारे फिर उसमें लोग अपना सिर्फ वहाँ से कैप्चर करते रहते हैं और डालते रहते हैं। हमारा एक ज़ोहो का एक वो है जहाँ पे इसे कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो वहाँ से बग उठाया, वहाँ डाला और वहाँ से फिर डेवलपर्स उसको उठाते रहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ प्रायोरिटी में कौन-सा जाना चाहिए। तो हम बेसिकली अभी क्या करते हैं, इवन जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है वो कम कर दी है, डेवलपर्स बढ़ा दिए हैं। तो और हमारे डेवलपर जो हैं सभी यंग, जैसे आईआईटी जैसे अच्छे जो टॉप के प्योर चुने हैं। इंडियन टीम है ना, कंप्लीटली इंडियन स्टार्टअप। 100% कोई है ही नहीं, हमारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन बार है। हर कोई देसी है। और सर मतलब ये जीरो से चीज बन रही है, मतलब आई कैन जस्ट इमेजिन कि बीइंग अ सीए स्टार्टिंग अ टेक कंपनी दैट टू इन सोशल मीडिया विद कंपटीशन, इतने बड़े बड़े लोगों से कंपटीशन, जीरो से टीम बिल्ड करना, क्या क्या चैलेंजेस आए सर आपको? मेजर चैलेंज अगर मैं बात करूं कि इसको बिल्ड करने में आइडिया स्टेज से लेके अब तक क्या क्या चैलेंज आए? तो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं यार? चैलेंजेस आप सोच के देखो, तुमने कभी सीए कैसे टेक कंपनी में आ सकता है? तो शुरू में जब मैं शुरू हो गया था, मेरे फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग था, मेरे पास पैसे की वो नहीं थी, एक सिचुएशन आ गई थी, मैं अब जैसे फाइनेंशियली रिटायर हो गया था। तो मेरे पास, मैंने इनफैक्ट फेसबुक के शेयर बेचे, मेरे पास खूब सारे पड़े थे और वो मैंने कहा 2 करोड़ के करीब के बेचे। मैंने उसी से स्टार्ट किया, मैंने कहा I'm gonna build a फेसबुक कंपेटिटर। लेकिन शुरू में मैंने कॉन्ट्रैक्टर से काम किया। अब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कुछ हो जाएगा, वो कुछ बना के देते नहीं। तो मुझे ये लग गया शुरू में, कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाएंगे, ये खुद बनानी पड़ेगी। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है अभिजीत, ही इज़ ए टेकी, ही इज़ द वन पर्सन आई रिस्पेक्ट द मोस्ट इन द वर्ल्ड। गोल्ड है बिल्कुल, जैसे है ना इंडिया के जो बेस्ट खरा इंजीनियर्स। सोना, अरे 24 कैरेट। मैं बताता हूँ, वो यहाँ से गया, उसको कोरियन कंपनी ने पिक कर लिया, वहाँ पे कई साल काम किया, फिर यूएस में चला गया, वहाँ हर जगह पे उसने लीड किया, हेड किया बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को। अब वो जापानीज़ बैंक को हेड करता है टेक लंदन में। तो ही नोज़ हिज़ स्टफ, वो ऐसा है, वो उसको प्रॉब्लम दो, रात को सो जाता है, सुबह उठ के कहता है ये करना है। वो 90% ठीक ही होती है उसकी बात। तो जब वो आया ना टीम में, जब वो लंदन में आया, तो मैंने उसको कहा यार ये देख, ये उसको फिर समझ में आ गया, कहता है यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैंने समझाई ना प्रॉब्लम की, देख ये हो रहा है। हम जो इंडियंस जो इंडिया से बाहर रहते हैं ना, वो इंडिया के बारे में यहाँ के लोगों से ज़्यादा सोचते हैं। ये गारंटीड है, डेफिनेटली है। अभी देखो ना, मोदी जाता है तो सब लोग आते हैं नाचने, क्योंकि तुम जब अपने देश से दूर रहते हो ना, तो तुम देश के बारे में ज़्यादा सोचते हो। ये एक फैक्ट आपको कोई भी बताएगा, है ना, कोई भी बताएगा। तो जब हमने बैठ के बात करनी शुरू की, कहता है ये तो कुछ करना पड़ेगा। तो जब वो आ गया ना, कहता है ठीक है, आई एम इन। आई रिमेंबर दैट नाइट आई स्लेप्ट, आई वाज लाइक वाओ, द फैक्ट ही इज इन, अब हो जाएगा। लेकिन तब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मेरी। तब पता लगा कि कितना डिफिकल्ट है। हमने कितनी रातें बिताई हैं, सबकी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई है। लेकिन अब जैसे अब प्रोडक्ट बना दिया हमने, है ना, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि हमने बना दिया, शुरू में हमने कहा प्रोडक्ट शुड बी एज़ गुड एज़ इंस्टाग्राम, बढ़िया चलना चाहिए, है ना। अब बना दिया, बढ़िया चलता है इस टाइम, तुम देखो तो। अब डेटा कंज़म्पशन बढ़ी है हमारे ऐप में। लोग कह रहे हैं यार, हमारा अगर इंस्टाग्राम से चेक करूँ, मैं 1 घंटा यहाँ लगाऊँ तो इतना डेटा हो रहा है, तुम्हारे में ज़्यादा हो रहा है। देन यू हैव टू लर्न एवरीथिंग जो इंस्टाग्राम कई साल से कर रहा है, 10 साल से। जैसे तुम उसकी एक्सप्लोर पेज पे जाते हो, हर फोटो जो होती है, हम लोग पहले डाउनलोड कर देते थे सारी, उसे डेटा बढ़ रहा था। अब हम उसको कंप्रेस करके करते हैं, उसकी आधी दिखाते हैं, क्योंकि जो बंदा स्क्रॉल कर रहा है, परफॉर्मेंस के लिए क्या है कि अगली फोटो डाउनलोडेड हो उसके फ़ोन पे। अब डाउनलोडेड होंगी तो उसका डेटा चला जाएगा। अब हमने क्या किया, उसको 50% डाउनलोड करते हैं, 30% डाउनलोड करते हैं, तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए, पब्लिक को ये नहीं दिखना चाहिए और आ नहीं रहा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पे इतना काम चल रहा है। म्यूज़िक, अब लोगों को म्यूज़िक का शौक है, पोस्ट लगाते हैं। म्यूज़िक की हमने बात करी तो कोई 10 करोड़ से कम बात ही नहीं करता। वो कहते हैं 10 करोड़ होंगे तो आपको हम राइट्स दे सकते हैं। म्यूज़िशियन के बड़े राइट्स का बड़ा चक्कर है। अब म्यूज़िक के बगैर कैसे चले हम? तो कब से हम इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि कई हज़ारों म्यूज़िशियंस हैं जिनका म्यूज़िक है जो कहीं जाता ही नहीं, जिनको कनेक्शन चाहिए होते हैं, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं, जो म्यूज़िशियंस हैं अपना म्यूज़िक डालो और चैटबॉक्स का एल्गोरिदम उसको पिक करेगा, और अगर उनका म्यूज़िक ट्रेंड होता है तो उनको हम रॉयल्टी देंगे, उनको हम शेयर्स देंगे कंपनी में। तो हर चीज़ को हम, एक प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं कैसे सॉल्व करें,
तो ये जो म्यूजिक वाले हमसे कर रहे थे नेगोशिएट 10 करोड़ से हम बात नहीं करें, हमने कहा ठीक है हम अपना कर देंगे, अपने आप आएंगे जब हमारा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं, खासकर जब तुम इंस्टाग्राम के साथ कंपेयर करो। उनके पास तो अरबों का बजट है, हमारे पास नहीं है। सही बात है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो हर चीज को ना प्रॉब्लम आती है तो हम सब मिल के बैठते हैं। और तो मैंने एक चीज क्या, प्रॉब्लम सॉल्व करने का माइंडसेट ये है कि सामने वाले का बेनिफिट कैसे, जैसे म्यूजिशियन का वहां भी असर सकती, बड़े प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, छोटे म्यूजिशियन का एक्सप्लॉइट करते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे आपने कहा यार तुम भी पैसे ले जाओ, यूजर है तुम भी पैसे ले जाओ। वो एक मुझे वो पोस्ट याद आ रहा है, वो एक वीडियो थी, मैं एडिटर साहब को बोलूंगा लगाएंगे, एक वो छोटे से शॉर्ट क्लिप थी, उसमें विजय राज है तो बुला के फोटो ले, तू भी फोटो ले, तू भी फोटो ले। तो वो बोला हो रहा है कि भाई तो पैसे चाहिए, तू कंटेंट बना रहा है तू भी शेयर ले, क्या तू कंटेंट देख रहा है तू भी शेयर ले, अच्छा तू म्यूजिक दे रहा है तू भी पैसे ले। अभी उस मोड में चल रहे हो। विन विन फॉर बोथ। उनके लिए भी विन है, हमारे लिए भी विन है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना, ये अपनी ये एडवांटेज ले रहे हैं हर एक की, क्योंकि वो मोनोपोलीज हैं, वो ले सकते हैं। आई सी दिस एज ए अपॉर्चुनिटी। हमने कहा ठीक है, लेट्स गेट आउट देयर, लेट्स शो देम व्हाट वी कैन डू। ग्रेट। सर अभी इसको मार्केट का क्या प्लान है, जैसे आप अभी जैसे मार्केटिंग अपन वी आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट देम द इंस्टाग्राम एंड ऑल, तो अभी कैसे मार्केट कैसे करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, ये जो आपने एम्बेसडर्स बोले, व्हाट आर दीज एम्बेसडर्स, और एम्बेसडर कोई कैसे बन सकता है और क्या फायदा है उसका कि मैं भी बनूं अगर कुछ आप और दे रहे हो तो। एम्बेसडर्स जो हैं हमारे, वो लोग हैं जो पैशनेटली इन्वॉल्व हैं। अब मार्केट तो हमने कुछ की नहीं अभी, पर जिन लोगों को पता लग गया है, हमें को लंबी लंबी ईमेल्स आती है लोगों की, लाइक जिसने बैठ के 3 घंटा कई लोगों ने प्रेजेंटेशंस बना के भेजी हमें कि मेरे को इन्वॉल्व होने दो, देखो ये सब वो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने खुद सोचा था इस तरह के बारे में। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन किसी ने स्टेप नहीं लिया, क्योंकि ये स्टेप लेना आसान नहीं है। तो अभी के तक तो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ज्वाइन हो गए हैं। अब बनते कैसे, अब तो शुरू में तो हमें लोग ईमेल करते थे, हम बना देते थे। अब हमने अपने वेबसाइट इतनी आ गई थी, हमने वेबसाइट पे एक छोटा सा बना दिया है, ज्वाइन एज एम्बेसडर। तो एम्बेसडर क्या करते हैं, अपने अपने शहरों में चैटवाइज के बारे में बताते हैं लोगों को, क्योंकि हम मार्केटिंग कुछ नहीं करते। तो कई तो हैं अपने स्कूलों में जाके टॉक्स देते हैं, फिर मैं फोटो भेजते हैं, देखो मैंने ब्लैक बोर्ड में पूरा चैटवाइज लगा रखा है। और एक आप मुझे स्टोरी सुना रहे थे ऑफ द स्टेज, कोई एक टैक्सी वाला है जो कि लोगो लगा के घूम रहा है। हाँ, एक टैक्सी वाला है, उसने चैटवाइज का लोगो लगा के वो घूमता है। और इस तरह के इतने केसेस हैं। एक असम में एक रेस्टोरेंट है, उसमें चैटवाइज के वो लगे हुए हैं, उसने फोटो भेजी, मेरा तो दिल खुश हो जाता है। इनको, और ये पेड नहीं है, किसी को हम पैसे नहीं दे रहे। ये सब जो इनको हम एम्बेसडर कहते हैं, जो हमारी कंपनी को, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आते हैं हम उनको शेयर दे देते हैं। अब हमने एक सिस्टम बना दिया है, 5 लेवल के एम्बेसडर्स हैं। लेवल 1 शुरू में जिसने 15 लोगों को रिफर किया, लेवल 2 जो पैशनेट हैं, लेवल 3 जिन्होंने कोई टॉक्स दी कहीं पे, किसी भी गैदरिंग में दी, लेवल 4 जो स्टेट के हैं, जो इन लोगों को ट्रेन करते हैं, और लेवल 5 में वो को फाउंडर बन जाएंगे। हमने कहा वो क्योंकि को फाउंडर क्या होता है, को फाउंडर होता है जो तुम्हारे साथ में मिलके काम करता है बिना पैसों के, इक्विटी के लिए। That's it. तो व्हाई शुड आई नॉट कॉल देम को फाउंडर्स। तो हमने तो सोच लिया है कि जब एक पब्लिक की कंपनी होने वाली है, देयर विल बी सेट ऑफ को फाउंडर्स, और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। जब मैं सुनता हूँ ना कि हमें तो, जैसे मैं तो सीईओ, हमें सब कुछ नहीं पता होता, राइट, मार्केटिंग के बारे में क्या पता हमें, और टेक के बारे में अभिजीत को पता है, मेरे बारे में। ये लोग आते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब दिवाली की प्रमोशन वो सब वही लोग संभालते हैं, मैंने तो उनके हाथ में दिया, आप करो। और तो हाँ, सो ये बिजनेस मॉडल सर, ये जो, अच्छा ठीक है, ये बिजनेस मॉडल चुके अपन इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। बिजनेस मॉडल वुड बी द सेम लाइक जो एडवर्टाइजर से पैसा लेना, या वही वाला रहेगा, या इसमें कुछ डिफरेंट सोचा आपने? देखो, मेन तो एडवर्टाइजर का रहेगा अभी के लिए। मेरा मन है थोड़ा चेंज करने का, क्योंकि मैं वीचैट, जानते हो आप, वीचैट भी एक सोशल नेटवर्क है, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग पे इतना रिलाई नहीं करते। उनके मतलब इंस्टाग्राम के 90% रेवेन्यूज, 95% रेवेन्यूज एडवर्टाइजिंग से ही आते हैं, उनका और कोई बिजनेस ही नहीं है। वीचैट का काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो मेरा मन ये है कि हम और चीज़ें करें, जैसे वीचैट कर रहा है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कैसे कैसे वो रेवेन्यू के कई वो हैं। अभी के लिए तो रेवेन्यू यही है, एडवर्टाइजिंग ही है, लेकिन आगे जाके पब्लिक पे शेयर होल्डर्स बताते हैं कंपनियों में, राइट, शेयर होल्डर वोट करते हैं। हमारी तो पब्लिक वोट होगी, हम तो कहेंगे ओपनली भाई ये है, ये है, ये है, राइट।
तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर अभी जैसे कंपटीशन के लिए जो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम में भी दे थिंक कि ठीक है दे आर टू स्मॉल, अभी तो नहीं करते। हाँ एक मोमेंट पे आने के बाद जब उनको लगेगा अरे तो ट्रैक्शन ले गया यार, 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन, तो देन 10 मिलियन के बाद वो ऑन स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो उसके कंपटीशन के लिए आपने कैसा क्या सोच रखा, या व्हाट्स इनटू माइंड, फंडिंग और व्हाटएवर यू हैव इन माइंड? देखो, पहले तो हमारे एम्बेसडर तो अभी सोच रहे हैं, ऑलरेडी इंस्टाग्राम हमको डाउन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हाँ। मैं तो कहता हूँ कि लुक, मैं मानता नहीं था उनकी बातें। मैं कहा यार उनके लिए क्या पता, हम तो कुछ है ही नहीं। नहीं लेकिन करते हैं, वो करते हैं। वो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाए कि देखो इंस्टाग्राम में द मोमेंट यू पुट चैट वाइज की वहाँ तो वो इतना नहीं मिलता। उन्होंने दिखाई मुझको। आई डोंट नो द रियलिटी, लेकिन आई से दिस इज अ गुड थिंग, दे आर स्केर्ड। तो देखो, मुझे ये पता है जब पब्लिक किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अभी मैंने नहीं सोचा है कि क्या होगा, लेकिन जब तुम जाते हो ना, मेरे कज़न आर्मी में थे, तो कहते हैं आर्मी में तुम जाते हो, जब वॉर पे जाते हो तो कोई प्रिपेयर नहीं होता, तुम्हें हर चीज़ की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तुम्हें रोड भी बनानी पड़ जाती है ना? तो ऐसे भी लोग होते हैं रोड बनाते हैं। तो हमारा जो स्टार्टअप है, अभी बस हमें डायरेक्शन पता है, हमने वहाँ जाना है। वी वांट टू बी वन ऑफ दोज ट्रिलियन डॉलर कंपनीज है पब्लिक आए। हमें नहीं पता कैसे होगा, लेकिन ये जो एम्बेसडर्स आ रहे हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, ये अपने आप रास्ता बनाते हैं। हम एक जगह जाते हैं, पता नहीं क्या करें क्या करें, मैं प्रॉब्लम ला देता हूँ ग्रुप में, वो कहते हैं ये है ये है ये है, फिर मिलके सोल्व कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है टेक्निकली, हाँ जिसमें ना सिर्फ बोर्ड बैठ रहा है, हाँ, यूजर्स भी बैठ रहे हैं, और दे आर द Absolutely. ट्रू गाइड, दे आर द शेयरहोल्डर्स। दे आर द ट्रू गाइड, दे नो। उनको पता है कि मेरे डिसीजन से मेरी वैल्यू बढ़ेगी, तो दे आर टेकिंग गुड डिसीजन। अरे वो बैठ के अपने रात रात को बैठे होते हैं, इतने दिल से काम करते हैं कि ये वो शेयर होल्डर ही कर सकता है। यू कांट बाय दिस पीपल। एंड सर व्हाट आर द फ्यूचर टाइमलाइंस जो हम चैटवाइज के लिए, कि हम इतने टाइम तक ये जैसे अभी ओपन फॉर ऑल है चैटवाइज ऑलरेडी? अभी तो रिफरल ओनली है, लेकिन जैसे आपको भी हम एक रिफरल कोड देंगे इसके लिए, तो आगे जाके हम सोच रहे हैं ओपन कर देंगे। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी सर, अभी रेफरल कोड पे क्यों लिया जा रहा है फर्स्ट, एंड व्हाई नॉट ओपन? उसके दो कारण हैं। एक तो वी वांट टू मैनेज द ग्रोथ, कि एकदम से अगर 10 मिलियन एक दिन में आ जाते हैं ना, हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन वी वांट टू, अभी के लिए प्लेटफॉर्म है, मैं लोगों को अच्छा कर दिखाना चाहता हूँ, है ना? अभी वो घर में जैसे ना कुछ अभी चल रहा है काम, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी 90% हो गया है, थोड़ा बहुत है, तो तब हम करेंगे ओपन। ये मेरा खुद का डिसीजन था, मेरे को ऑर्डर कहता ओपन कर दे, मैं कह लुक थोड़ा टाइम रुक के करते हैं। दूसरा, ये हमें डेटा बड़ा देता है। अभी ना जैसे तुमने रिफर किया, तुम्हें पता है कि तुम्हारे थ्रू कौन कौन आ रहा है, हमें पता, हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लोग क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। अब वो कहता है कि मेरे को उसने ये पूछा, शेयर्स क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो हमें वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वी आर इन डायरेक्ट टच विद कस्टमर्स, जो उस टाइम नहीं होगा। हम खुला करते हैं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आनी बड़ी बंद हो जाएगी। अभी तो एक एक बंदे का हमें पता है। इस टाइम पे इंडिया की हर स्टेट में यूजर्स भी हैं और एम्बेसडर्स भी हैं। मतलब ना अभी लास्ट हफ्ता हुआ था, हमारी एक स्टेट में नहीं थे, कर्नाटका में, वहां से भी खूब सारे आ गए हैं अब तो। और हमें पता लग रहा है कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या कंटेंट चल रहा है। तो अभी के लिए मैं ये सोचता हूँ, हम 2 महीने में दुनिया नहीं चेंज करने वाले, हम 5 साल में करेंगे। डेफिनेटली ये आज नहीं होगा सब कुछ। अब मैं आज सोच के चलूंगा तो सब फट जाएगा। सर मैंने लगभग अभी ना पिछले मेरे चैनल पे पिछले 3 साल में 200-300 केस स्टडीज की है। उसमें स्टार्टअप्स भी लिए, इंडियन स्टार्टअप, फॉरेन स्टार्टअप। उसमें 2 स्टार्टअप थे कॉन्सिडेंटली, दोनों का नाम जेड से चालू होता है, जीरोधा और आपका जोहो। इन दोनों की ब्यूटी ये थी कि ये दोनों के पास फंडिंग नहीं थी, इनके पास लोन भी नहीं था। लोन लेने गए तो लोन नहीं मिला, फंडिंग के लिए गए तो इनको फंडिंग नहीं मिली। फंडिंग नहीं मिली तो आदमी क्या करेगा, बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप आदमी करता है, तो जीरोधा ने एक एक अकाउंट हाथ से जोड़ा। तो धीरे धीरे बिल्ड किया। तो कोई इन्वेस्टर का प्रेशर ही नहीं है कि इस क्वार्टर ये चाहिए, उस क्वार्टर वो चाहिए। कौन सा इन्वेस्टर, हम ही है। 1 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे, क्या जल्द बात है। तो धीरे धीरे किया और रोज छोटा छोटा चेंज किया। सेम गोज विद जोहो, एक एक यूजर एक एक प्रोडक्ट जोड़ा। साल में एक ही प्रोडक्ट निकालते थे, धीरे धीरे यूजर जोड़ते थे, फिर 1-2 कंट्री पे फोकस करते थे, इसी करके जीरो बिल्ड गया। नाउ दीज 2 स्टार्टअप्स आर द
मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप ऑफ इंडियन इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये 2700 करोड़ का जोहो का होता है, 2000 करोड़ का इनका जीरोधा का होता है, और यही मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, और ये दोनों ही बूटस्ट्रैप है। और कारण ये है कि इन्होंने लंबा टाइम लिया, धीरे धीरे बिल्ड किया। और बाकी जो स्टार्टअप आप देख रहे हैं कि जो शुरुआत में फंडिंग थी वो तेजी से बढ़े, तो प्रॉफिट उन्होंने 10 साल 12 साल 15 साल प्रॉफिट देखा ही नहीं। हाँ, तो ये चीज मुझे अभी आपने कहा तो मुझे लग रहा है कि आप उस स्ट्रेटजी पे चल रहे हो। क्योंकि हमारे पास ऐसी फंडिंग नहीं है, हमारे पे तो छोटा सा बूटस्ट्रैप का ही है एक तरह से। मतलब इट्स नॉट व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड इंस्टाग्राम यू नीड मिलियंस, तो हम तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। और आपने जो बात कही इतना मेरे को आई कैन रिलेट टू इट। हमारे पास एक यूजर कहता है मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आई एम सिटिंग देयर लिटरली, हमारा जो कस्टमर सर्विस का वो है, हम 3 लोग मैनेज करते हैं, उसमें से 2 फाउंडर्स हैं। तो मैं अभी खुद में जो भी हो आई वांट टू सी एवरीथिंग, क्योंकि आज एक यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कल के लिए 50 की सॉल्व हो रही है। तो आई मीन सो हैप्पी टू हियर दैट। और इसमें अगेन जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली बातों से चीजें क्लिक होती है ना। ये एयरबीएनबी फाउंडर डिड दिस, जो ब्रायन चेस्की है। ब्रायन चेस्की कहता है शुरुआत में कस्टमर केयर पे बैठो, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम खुद सुनो, और वो स्टिल इट्स लाइक 100 बिलियन के आसपास पहुंच गया वैल्यूएशन। वो स्टिल, उसको भी फंडिंग नहीं मिली थी। वो कह रहा है वीकली वो भी जाता है अभी भी, वो वीक में एक बार कस्टमर सर्विस में बैठता है पूरे दिन, टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। वो पहले कस्टमर केयर में बैठता है, प्रॉब्लम सुनता है, फिर वो बोर्ड रूम में जाता है कि चलो इसको सॉल्व करते हैं। दैट्स इट। तो वो सबसे बेस्ट चीज है ये भी। यार तुम और कुछ कर सकते ही नहीं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मेरे को पहले तक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जाते ही पहले आदमी तक, क्योंकि ये इट्स इट इज योर बेबी, इट्स योर बेबी। तुम बेबी को छोड़ नहीं सकते कहीं पे कि कुछ हो गया तो, बिकॉज कुछ हो गया तो हर्ट हम ही होने वाले हैं। तो इसलिए जो रियल फाउंडर्स होते हैं, यू आर सो इन्वेस्टेड। तो एक और चीज कहते हैं देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट यू हैड, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको अभी सॉल्व करनी है जब तुम्हारा स्टार्टअप छोटा है, क्योंकि बड़े पे तुम कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं। ब्रायन चेस्की ने कहा अभी शुरुआत में तो क्या है कि दिन में 4 कमरे जा रहे हैं तो पूछ लूंगा जाके कि क्या कमरे में कमी थी। दिन के 20 यूजर है तो फोन लगा लूंगा कैसा अनुभव रहा। 2000 हो जाएंगे तो क्या करूंगा, 2 लाख हो जाएंगे तो क्या करूंगा। क्या बात है। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर to listening to this। नहीं सर, वैसे आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिना बात क्यों बोल रहा हूँ, मुझे तो सुनना चाहिए आज। नहीं आपकी कहानी मार लेगा। This is why I'm here, you know। ग्रेट सर, एक सीए के दिमाग में एक सवाल आया। मान लो मैं क्रिएटर हूँ, मैंने कंटेंट पोस्ट किया या एज ए यूजर मैंने कंटेंट भी देखा और मुझे आपने शेयर दे दी। मेरे पास आपकी कंपनी के चैटवाइज के 5000 शेयर है। अब मैं वो तो है तो प्राइवेट कंपनी अभी, तो मैं उसको बेचने कहाँ जाऊँ, कैसे बेचूंगा? ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है हमें। तो ये अगर फाइनेंस के लोग समझते हैं, या आप तो समझते हैं, आपने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि सब समझ सके, है ना। तो शेयर्स जो है एक तरह की एसेट है ना, जिसको आप बेच सकते हो, है ना, कोई भी। लेकिन उसके लिए एक जरूरी है, आपको एक कहीं पे एक्सचेंज में लिस्टेड होने बड़ा जरूरी होता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक तरह का बाजार होता है जहाँ पे बेचने वाले होते हैं, खरीदने वाले होते हैं। सर अभी बाजार में, इंडिया में आईपीओ का बाजार गर्म है। नाउ एवरीबॉडी नोज आईपीओ तो समझ गए आप लोग। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, मैं अगर लोगों को बताता हूँ आईपीओ क्या होता है। आईपीओ आप लोगों को पता है जो है ना। तो हमारा प्लान यही है कि हम लोग आईपीओ करेंगे 2026-27 का हमारा प्लान है। लेकिन हमारे कुछ ना आईपीओ के वो होते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो हमने बस ये सोच रखा है कि जितने यूजर होने शुरू हो जाए, ये कुछ हमारी वो है, उसके बाद में हम आईपीओ करेंगे। और आईपीओ हम इंडिया में ही करेंगे। क्या बात, क्योंकि हमने सब यूजर्स तो इंडिया के ही हैं हमारे अभी, है ना। तो इंडिया में ही हम आईपीओ करेंगे। और अभी टाइम का वो पक्का नहीं, वो मार्केट कंडीशंस देखते हैं, कंपनी का वो देखते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम। आपको तो पता होगा सर, है ना। सर जी हम तो खुद ही चाहते हैं जितना लेट आईपीओ करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि जितना लेट आईपीओ करेंगे उतनी ज्यादा हमारे शेयर्स ज्यादा इकट्ठे भी कर पाएंगे और ज्यादा वैल्यू भी आ पाएगी। क्या लगता है सर आपको, मतलब अभी आपने मुझे फैंटेसाइज करवा दिया कि मान लो मेरे पास 10,000 शेयर हो गए और 3 साल बाद आप आईपीओ लेके आ गए, क्या टेंटेटिव लगता है कि क्या वैल्यूएशन हो सकती है? खुश तो हो जाऊं थोड़ा। और कहां तक जा सकती है कि आईपीओ के दिन लगभग ये वैल्यूएशन हो सकती है और यहां तक जा सकती है? पक्का तो कुछ भी नहीं कह सकते, वो तो नियम की बात है, पर एक एज अ फाउंडर आपकी गट फीलिंग क्या कहते हैं? देखो, ये बहुत ही आपने बहुत ही इंटेंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, है ना। फेसबुक का एक शेयर आज है $500-550 का, 40,000 का एक शेयर है आज, है ना। अगर आपके पास 1000 शेयर हैं फेसबुक के, वो 4 करोड़ के हैं, 4 करोड़ के, है ना। और वो शेयर की वैल्यू सिर्फ ये पब्लिक कितनी है उसके ऊपर, है ना। 3 बिलियन यूजर्स हैं उनके पास, है ना। मेरा जो फाउंडर्स होते हैं उनका ड्रीम होता है, विजन होता है
है ना, जैसे आपने कहा कुछ में कुछ गारंटी नहीं कह सकते, लेकिन ये पक्का ये पब्लिक के हाथ में है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ आ जाती है, पब्लिक इसके पीछे पड़ जाती है और हम लोगों ने दुनिया में सर्व करना है। हमें जापान से इतने मैसेजेस आए हुए हैं जापानीज लोगों के कि दे वांट टू बी ऑन चैटवाइज, कितनी कंट्रीज के आए हुए हैं। मेरा विजन ये है कि ये फेसबुक से आगे जाए, है ना। अभी नहीं पता हमें कैसे करेंगे, किसी को नहीं पता, लेकिन रास्ता बनता जाएगा। यहाँ तक आ गए हैं हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ चुकी है। तो मेरा जो पर्सनल विजन है वो यही है कि इट शुड बी $1 ट्रिलियन कंपनी जो सब में शेयर हो, है ना। ये मेरा पर्सनल वो है, गोल है। और अगर सभी इंडियंस लोग यहाँ आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी हमारा काम है, टेक्नोलॉजी को ठीक करना हमारा काम है और वैल्यूएशन देना हमारा काम है ना। वो कहते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस जी कहता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप हमें बस डेली एक्टिव यूजर्स दो और मैं आपको वैल्यूएशन दूंगा। यही मेरा गोल है अब लाइफ का। तो मैं अब नंबर तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो हमारा एम है फेसबुक से आगे जाने का। और सर मैं वो चीज कैसे सेंस कर पा रहा हूँ एज अ सीए, क्योंकि आपने नंबर्स ही देखे हैं, आपने बैलेंस शीट देखी है, आपको पता है कितने यूजर पे बैलेंस शीट पे क्या है, किसको क्या ऑफर करना है, कितनी वैल्यूएशन ले जाई जा सकती है। यू आर इन बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट। बिकॉज मैं कभी कभार ये देखता हूँ कि जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टअप है, अपन नाम नहीं लेते, लोग समझ जाएंगे, 20-21 साल के बच्चे, जेप्टो, मैं नाम ही लेता हूँ ना, जेप्टो है, 20-21 साल के बच्चे हैं, उन्होंने भी नेगोशिएट किया, कंपनी का 4-5 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यार 20-21 साल के बच्चों ने क्या नेगोशिएट किया होगा, पता नहीं, सामने वाला ही हावी हुआ होगा। उनको वैल्यूएशन अगर 100 रुपए मिलनी चाहिए होगी तो सामने बड़े लोग बैठे, 100 की जगह उनको शायद 50 ही दिया होगा। बट एज अ सीए, मैच्योर बिजनेसमैन, अब आप जाके अगर वैल्यूएशन की बात करते हो तो जहाँ 100 मिलना चाहिए आप तो 125 लेके आ जाओगे। तो मुझे लगता है कि कोई एक आम व्यक्ति ने जो भी परफॉर्मेंस दी, तो वैल्यूएशन इट्स अ परसेप्शन का गेम है, इट्स अ नेगोशिएशन का गेम है। तो एक मान लो आप जैसा काम किसी और ने एग्जैक्ट कॉपी किया हो, अगर वो उसकी वैल्यूएशन 100 मिलियन ला सकता है तो आई नो आप 300 मिलियन तो ला ही सकते हो। एंड डेफिनेटली उस टर्म्स में अगर आप बात करते हैं, इट्स अ ट्रिलियन, इट्स अ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी, और बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए कि एक इंडियन एक $1 ट्रिलियन की कंपनी बनाएगा। कोशिश तो यही है और बाकी सब पब्लिक के हाथ में है ना। लेट्स सी, एक मे बी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है। देखो, हर प्लेटफॉर्म का चार्म ओवर द पीरियड कम होता है। जैसे ऑर्कुट आया, ऑर्कुट ने धूम मचाई, फिर धीरे धीरे लोग भूल गए। फिर फेसबुक आया, उसका चार्म था, अभी नीचे की तरफ चल रहा है। क्या लगता है आपके जो दोनों कंपटीशन है, जो भी पीक पे चल रहे हैं, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, इनका क्या आपको लगता है कि डाउनफॉल इस टाइम पे आएगा, या जनता कब तक बोर हो जाएगी? क्योंकि हर बार एक बोर तो हो ही जाती है जनता, कुछ नया फीचर आता है तो 5-6 महीने की एनर्जी मिल जाती है, बट नाउ पीपल आर फीलिंग कि अब ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि एक नए प्लेटफॉर्म का दौर आ गया। तो ये कब तक इनका लगता है आपको कि यार अब ये ज्यादा इतने दिन की कहानी रहेगी यार? और चैटवाइज कुड भी डेफिनेटली, जिस तरह से वी आर एक्सप्लेनिंग एंड इस पे लग रहे हैं, ये इनका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो भी सकता है। जो प्लेटफॉर्म को एंगेज करके रखते हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं, उनके कंटेंट क्रिएटर होते हैं, गुड, है ना। यू आर द रियल प्लेटफॉर्म। तो क्या है, वो तो बस बैठा है, तुम हो ना, लोग तो तुम्हें देखने आ रहे हैं, है ना। ग्रेट। तो जैसे ही ये लोग इधर आएंगे, पीपल विल गो, और जब उनको लगता है कि यहाँ पे आने पे इनको शेयर भी मिल रहे हैं और पीपल आर कनेक्टेड विद द पर्पस। हमारा जो बड़ा एम है ना, वो ये है टू ब्रिंग द इक्वालिटी, गिव पीपल द पावर, गिव पीपल द वेल्थ। अभी वेल्थ की बात करें हम, इतना वेल्थ है इन कंपनीज के पास में जिसको कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब इतना पैसा वो जोड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या करें उस पैसे का। वाई नॉट वी स्प्लिट द मनी इनटू पीपल? मार्क जकरबर्ग के पास वो हवाई जहाज खरीदे हुए हैं, उसको पता ही नहीं पैसे का करे क्या। उसको दो पता नहीं कि डिविडेंड पे किया 2 साल, उसको $1 बिलियन का डिविडेंड आया है। उसमें अभी 10 बिलियन डॉलर उसने डाले वीआर में, वगैरह, वो भी प्रोजेक्ट चला नहीं। 10 बिलियन डाल के चला नहीं, बोले कोई बात नहीं। हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है? बिकॉज ये सारा हमारा पैसा है। आई डोंट थिंक द मनी बिलोंग्स टू हिम। ये तो हम लोगों का है जो, लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है कि मैं अपनी वेल्थ को वापस ले सकूं। दैट्स हाउ आई फील, दैट्स हाउ आई बिलीव। तो सोशल मीडिया सर, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि क्रिएटर, मेहनत कंटेंट क्रिएटर की है, समय लग रहा है यूजर का, पैसा कमा रहा है कोई तीसरा, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है जिसके साथ जाती है। इस पे मैं चाहता हूँ आप, क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं, आपको इस पे कुछ डेटाज या आपकी ओपिनियन है, कुछ इनसाइट में लेना चाहूंगा कि कैसे ये मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। बिकॉज मैंने एक चीज देखी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक का, जब चाइना में टिकटॉक दिखाते हैं, अलग कंटेंट दिखाते हैं, वहाँ साइंस की बात होती है, इंस्पिरेशन की बात होती है, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, वेल्थ की बात होती है। अब वही टिकटॉक मान लो यूएस में दिखाया जाता है, जब तक इंडिया में था तो वहाँ कंटेंट दूसरा दिखाया जाता है कि यूथ को दूसरी डायरेक्शन में चला जाए। तो मेंटल हेल्थ की होती है। एक मैंने
डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत देखता हूँ सर। सोशल डिलेमा देखी मैंने, अच्छा, द ग्रेट हैक देखी अरे मैंने। वाह, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो ये प्लेटफॉर्म्स तो अपनी तरफ से, तो बाकी आइडियोलॉजी है तो आपको तो कुछ और ले जाएंगे। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसके बारे में कुछ इंसाइट, कुछ डेटा एंड हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, या हमको कैसे बच, पहली बात हम उसको कैसे सॉल्व करें, और नहीं हो सकती सॉल्व तो हम कम से कम एटलीस्ट बचे तो कैसे इससे। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द रीजन आई स्टार्टेड। सोशल डायलेमा जब आया था ना, आई रिमेंबर मैंने 4 बार देखा था, 2019 या 17 में आया था, पता नहीं, आई रिमेंबर। आई सिट डाउन विद अभिजीत, हम लोग देखे, अरे यार ये सब चीज़ें हम सोच रहे थे एक्चुअल में हो रहा है। कि सोशल डायलेमा में जिन लोगों को नहीं पता, मेटा के जो खुद के इंजीनियर्स थे वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को नहीं देखने देता, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं क्या बना रहा हूँ, राइट। जो तुम बनाई एडिक्ट करने के लिए रहे हो, अपने बच्चों को नहीं दिखा रहे हो पर पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। टिकटॉक का सीईओ अपने बच्चे को नहीं देता है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अपने बच्चे को नहीं खेलने देता, स्टीव जॉब्स अपने बच्चों को आईफोन आईपैड कुछ नहीं देता था, बिल्कुल नहीं दिया उसने। और आपको पता है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है टीनेजर से। ये अभी 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है, 3 हफ्ते पहले की। टीनेजर्स आर नॉट अलाउड ऑन इंस्टाग्राम। और अब इंस्टाग्राम को यूके ने भी यही कह दिया वो करने वाले हैं। तो उन्होंने अब क्या किया, पेरेंट्स को कंट्रोल दे रहे हैं कि तुम, मतलब रेगुलेटर्स अब समझ में आ रहे हैं इनको कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जो आप कह रहे हो ना कि आइडियोलॉजी को चेंज कर देता है, होता क्या है कि हम लोगों को पता लगा था, मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ, ये मैं अभी भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ट्रेंड क्या कर रहा है ना। हमें दिख लेता है क्या ट्रेंड हो रहा है, और ये हमारे कंट्रोल में होता है थोड़ा बहुत कि किसको थोड़ा और ट्रेंड करा दें, अगर 10 चीजें ट्रेंड कर रही है ना, तुम 8 को ऊपर ला सकते हो, तो वो ज्यादा ट्रेंड कर देगी, क्योंकि लोगों के जाके जो लाओगे वो दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। एक चीज जो हमें पता लग गई है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग ट्रेंड करता है ना। तुम कुछ भी राइट विंग डाल दो कि ना, मैं हिंदू मुस्लिम्स के बारे में डाल दो, या कुछ लेफ्ट विंग, एक्स्ट्रा लेफ्ट विंग डाल दो, जो लोगों को लगे ये क्या है, एलजीबीटी को कुछ पे कर दो, तो वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है। तो सोशल मीडिया के जो पैसे बनते हैं वो ट्रेंडिंग से बनते हैं, है ना। तो उनका इंसेंटिव है कि वो इन चीजों को ट्रेंड करें, क्योंकि पैसा बनता है उससे, व्यूज ज्यादा होते हैं, लोग पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जो हम कैसे सोल्व करेंगे। हम अभी तक जो हमारा सिचुएशन है, हम कह रहे हैं कि हम ट्रेंडिंग को आर्टिफिशियली मैनेज नहीं करेंगे। वी विल लेट इट ट्रेंड अनलेस इट रीचेज ए प्लेस की जो कुछ इलीगल हो रहा है ना। तो अभी के लिए हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वी विल बी ओन्ड बाय पब्लिक, वी आर नॉट ट्राइंग टू से लेट्स मेक मनी आउट ऑफ दिस, है ना। क्लियरली वी आर ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो अभी के लिए हम ये सोच रहे हैं कि जो ट्रेंडिंग हो गया ना, उसको हम आर्टिफिशियली मैनेज नहीं करेंगे टू ट्राई टू गेट मोर राइट विंग और मोर लेफ्ट विंग, लेट इट बी। लेकिन सच्ची बताऊं तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर ऑल्सो लर्निंग। हमें तो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, फिर हम देखते हैं किसको कैसे सॉल्व करें, है ना। लेकिन जब हम यहां तक पहुंच गए हैं तो हम सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। और हम आपके साथ मिलके करेंगे। अभी तो सब बिहाइंड द क्लोज होता है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, राइट। सही बात है। और हम फिर पब्लिक के साथ में करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे। गुड सर, मेरे को भी आपके जो रिपीटेशन चीज दिखती है हर चीज में, सर आपका एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि भी देखो, किसी से हम कोई बातचीत करते हैं तो आदमी छुपा जाता है। हाँ। ये हमें पता है लेकिन बताएंगे नहीं। हाँ, यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड सेइंग कि भाई देखो, ये चीज मुझे पता है और मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये चीज में इशू है, इसको हम मिलके सॉल्व कर लेंगे। बट यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट, एंड यही आपकी कोर फिलोसॉफी भी है, कोर वैल्यू यही है। तो कोर वैल्यू साफ दिखती है, एवरीवन हु इज वाचिंग कैन से कि भैया ये जो बंदा कह रहा है ये कर देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कह कुछ और रहा है और बात कुछ और हो रही है। ग्रेट। तो सर सोशल मीडिया को लेके आप कुछ टिप्स देना चाहें, फॉर एग्जांपल, कि यार किस एज तक तो देना ही नहीं चाहिए, किस एज में देना चाहिए, क्या मॉडरेट होना चाहिए, क्या रखें क्या ना रखें। बिकॉज मैंने नोटिस किया सर, मैं कुछ एक टाइम आया मैं खुद ही एडिक्ट टाइप हो गया कि यार ये क्या चल रहा है। फिर मैंने वो सारे कंट्रोल वगैरह लगाए कि दिन में 15 मिनट ज्यादा इंस्टा नहीं, 15 मिनट से ज्यादा यूट्यूब नहीं, दिन भर में 2 घंटे ज्यादा फोन नहीं। उसको लगा के जैसे तैसे थोड़ा कंट्रोल आया, और जब उसको थोड़ा देखते तो माइंड थोड़ा हल्का फील होता है। तो वो चीज मैंने खुद ने महसूस की। तो क्या क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी, क्या करे, सोशल मीडिया को कैसे काम में लेना चाहिए आइडली, व्हाट शुड बी द बेस्ट वे। बिकॉज कंप्लीट बैन तो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि चीज तो अच्छी भी है। हाँ, बिल्कुल, इट्स अ डबल सॉर्ड, एब्सोल्युटली, दो धारी तलवार है। तो ये Absolutely. बुरी है तो अच्छी भी है। कईयों के करियर खराब हुए तो कईयों के बने भी है। एब्सोल्युटली। तो फिर इसको बंद तो नहीं कर सकते, बिल्कुल। कैसे इसको इफेक्टिवली स्मार्टली यूज करें। मैं आपके एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, है ना। ठीक। आप
दुनिया के सबसे फॉलोड सीए हैं, है ना, हाँ। है ना? यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड, ठीक है? आपको भी एडिक्शन हो गया, है ना? और आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा निकलने का, है ना? हम्म, अब सोचो एक 17 साल के बच्चे के जो कॉलेज में है, जिसके पास टाइम ही टाइम है, उसके पास टाइम ही टाइम है, उसको और कुछ है ही नहीं, है ना? अब मेरे खुद के घर में मेरा भतीजा है, वो 16 साल का है यूके में, और मेरी सिस्टर कई बार रोती है बैठ के कि वो अपने कमरे से निकलता ही नहीं, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और वो वहीं पे ही बस सारा दिन मैं अब मेरे को मार पड़ेगी उन लोगों से कि ऐसी क्यों हाँ। बात कर रहा हूँ पब्लिकली। लेकिन लेकिन दिस इज़ ए प्रॉब्लम, दिस इज़ ए रियल प्रॉब्लम, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया अभी टीनेजर्स को, है ना? मेरे हिसाब से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल नेटवर्क्स के ऊपर होनी चाहिए। अगेन इससे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और इट विल बी वेरी हार्ड टू मैनेज, लेकिन जो टीनेजर्स हैं उनके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए, जो सोशल मैटर को खुद लगानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई अरे तुमको लगानी लगा लो, बच्चे तो लगाएंगे ही नहीं, वो तो बच्चे थोड़ा करते हैं 15 साल के। तो मेरे हिसाब से ये सोशल नेटवर्क्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके और एजुकेशन स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, राइट? अभी हमारे स्कूलों के जो करिकुलम में बताते ही नहीं, है ना? वो पुरानी चीजें बता रहे हैं, और ये तो अब चल रहा है ना? ये बताते हैं सिगरेट ना पियो। भाई आज की एडिक्शन तो ये है ना, सिगरेट सिगरेट किस से तरह बुरी है। हाँ, आज की एडिक्शन तो ये है ना, तो स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये अगर कोई अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो मैं जरूर सिलेबस को चेंज करता कि ये आज की पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, और सोशल नेटवर्क्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिगरेट कंपनीज थी ना, उनको कहा कि अपने इसमें लिखो कि वी आर एडिक्टिव, इज बैड फॉर यू, राइट? व्हाई कांट मेटा बी टोल्ड टू राइट दिस, है ना? इस तरह तो मेरा इट्स ए वेरी बैड व्यू टू से एज ए गाय हु इज रनिंग सोशल नेटवर्क, राइट? लेकिन मैं कह रहा हूं रनिंग इट फॉर पीपल, तो दिस इज माय व्यू, और दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रन इट। ग्रेट। और सर मेरे को तो इसमें भी आपने एक बात बोली तो मुझे कुछ क्लिक हुआ कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो बच्चों को कंट्रोल करे। पेरेंट्स तो खुद एडिक्टिव हो रखे हैं आज की डेट में। एग्जैक्टली। मैं देख रहा हूँ कि छोटा बच्चा है, उसको फोन पता ही नहीं था। हाँ, उसको तो उसकी मम्मी कह रही है ले यार ये खाना ही नहीं खा रहा, ले फोन ले। हाँ, वो फोन देख रहा है, उसको मम्मी खाना खिला रही है। हाँ, वो मम्मी को लग रहा है देखो मैंने बच्चे को खाना खिला दिया। एग्जैक्टली। अरे मैं कहा तुमने उसका बर्बाद कर दिया, उसका हाथ में फोन देके। हाँ, अब वो बिना फोन तो रोएगा साहब। हाँ, तो छोटे बच्चों में तुमने ऐसे डाल दिया, बड़े में खुद आके बैठे हैं और मोबाइल में लग गए। हाँ, तो पिताजी लग रहे हैं, फिर बच्चा देख रहा है, माता जी भी लग रही है, तो ठीक है फिर मैं भी फोन उठा के मैं भी लग जाता हूँ। फिर कहते हैं यार बच्चे बिगड़ गए, बोले, तुम सुधरे क्या अभी तक? एग्जैक्टली। तुम तो सुधरो पहले। सभी फोन पे लगे हुए हैं। तुम तो सुधरो पहले। डन। सर अभी अपनी बात हो रही थी सिलेबस को लेके, तो सिलेबस से मुझे एक क्वेश्चन याद आया। एक सीए टू सीए, इंडियन सीए आपको पता है, लोगों ने, मैंने इंडियन सीए किया, आपने लंदन से सीए किया, एनी डिफरेंस? क्या कौन सा ज्यादा टफ, कौन सा ज्यादा इजी, या क्या डिफरेंस है कैरिकुलम में वहां पे और यहाँ पे सीए पर्सपेक्टिव से? देखो, जो मुझे लगता है डिफिकल्टी लेवल सेम है ना? वहां पर जो मैंने फर्क देखा है, वहां पे लोग कॉलेज के बाद में स्टार्ट नहीं करते, वो जॉब के साथ में स्टार्ट करते हैं, कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, है ना? और उसमें जब तुम, जैसे मैंने जब किया था, मैं ऑलरेडी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेली देखता था, रोज का मेरा काम था, तो इट बिकम्स इजियर टू रिलेट टू इट। अब मैं सोचूं ना, अगर मैंने 12th के बाद में स्टार्ट किया हो तो मैं तो कुछ समझ भी ना, ये है ना? तो डिफिकल्टी लेवल तो अब मुझे जो वहाँ पे मतलब इतना मुश्किल है कि जितने लोगों को मैं जानता था, आधे लोग तो छोड़ ही देते हैं बीच में, है ना? तो आधा कोई बीच में छोड़, मेरा काम यही है सबको मोटिवेट। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे डायरेक्टर से बात की, वो कहता मुझे कर ले, मैंने कहा यार मैं सीए नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे आसपास के 4 लोग छोड़ दिए थे। मुझे कहता है कि डोंट टॉक टू एनीवन हु सेज इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज देन यू गेट इनटू नेगेटिव माइंडसेट। कहता है जब तू, ही वाज गिविंग मी एग्जांपल ऑफ जोई रूट, या जिस तरह के जो वहाँ के हैं, कहते हैं जब तुम क्रिकेट खेलने जाते हो तो सोचते हो मैंने जीतना है, तुम द मोमेंट टू यू आर इन डाउट यू विल लूज, तो तूने बस यही सोच के जाना कि मैंने 2 साल में खत्म करनी है, 3 साल में खत्म करनी है, तो बस तू यू कीप गोइंग, और हम तुमको हॉलीडे देंगे जो करना कर। और मुझे कहता है जो जितना मैं तेरे को जानता हूँ तू तो ऐसे ही कर देगा, मतलब ही जस्ट बूस्टेड मी। आई रिमेंबर आई एम कम आउट ऑफ हिज रूम, आई वाज लाइक आई एम गोना डू दिस, राइट? तो लेकिन इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। मैं सुबह काम पे होता था और मेरे आधा वो देते थे, फिर मैं सीधा लाइब्रेरी जाता था, रात तक लाइब्रेरी, फिर सुबह 4 बजे उठ के 2, मतलब
इट इज हेल, राइट? बट कोई भी चीज मुश्किल हो तो आसान, मुश्किल तो है ना, तभी तभी उसकी वैल्यू होती है। वैसे जयपुर इंडिया में 2 से 3% रिजल्ट होता है सीए का, हाँ, एंड उसमें आदमी 12 से 14 घंटे पढ़ता है, तब जाके 2-3%। तो आप उस समय पढ़ भी रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, तो इट्स हाँ, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज और एक सर, आप 12th के बाद से आप लंदन शिफ्ट हो गए थे, तो ये एजुकेशन में सीए के अलावा भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है, कि वो क्या उसमें डिफरेंट है? आप शायद कैम्ब्रिज में रहते हैं, तो और भी मतलब बहुत फेमस माना जाता है हाँ। एकेडमिक से, तो क्या डिफरेंस है, वो क्या बेटर है वो? कैम्ब्रिज, मेरे घर से 10 मिनट दूर है यूनिवर्सिटी, और वहाँ दुनिया देखने आती है। ये 700 साल से चल रही है यूनिवर्सिटी, राइट? और हमारे आस पड़ोस में 120 नोबेल प्राइज विनर्स हैं। 120, छोटा सा शहर है ना? जो मुझे सबसे बड़ा फर्क दिखता है, वहां पर दे डोंट फॉलो द करिकुलम एज मच, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पे ना इंडिया में है, ये करिकुलम है, ये एग्जाम आने वाला है। मेरे को याद है कि मेरी जो एमएससी का एग्जाम था, ओपन बुक था। ओपन बुक ही होते हैं वहाँ पर सारे। वो कहते हैं ले जाओ बुक साथ में, बैठो साथ में रख के बैठो। तो जो बुक पढ़ना शुरू होता है वो तो फेल होता ही होता है, क्योंकि वो एग्जाम उसमें कुछ में से कुछ भी नहीं होता। एंड दे आर ट्राइंग टू सी कि हाउ यू थिंक रादर देन हाउ यू आंसर। सो आई थिंक दैट इज वन बिग डिफरेंस इन एजुकेशन। लेकिन हु एम आई टू से कि वहाँ का बेटर है? आज की डेट में तुम टॉप 10 कंपनीज के सीईओ देख लो, इंडियन है ना सारे। और तुम माइक्रोसॉफ्ट में जाके नीचे देख लो, सारे वर्कर्स इंडियंस हैं। तो एक स्टैट मैं आपको बताता हूँ कि यूएस की रिस्पेक्ट है हर एक के पास, राइट? यूएस की काफी रिस्पेक्ट है। यूएस में एवरेज इनकम एक बंदे की है $65,000 पर कैपिटा। जो इंडियंस हैं यूएस में, उनकी एवरेज है $120,000 एवरेज। मतलब हर एवरेज में, हाँ, 1 करोड़ एवरेज बंदा कमाता है। ये नहीं है उसमें टैक्सी ड्राइवर भी आ गए। तो जो इंडियंस यूएस में हैं, दे अर्न ट्वाइस कंपेयर टू द अमेरिकन्स इन देयर ओन कंट्री। वी आर द हाईएस्ट अर्निंग रेस इन द यूएस। क्योंकि ऐसा नहीं है खाली इंडियंस है वहां पे, जैपनीज बहुत हैं, कोरियन बहुत हैं, चाइनीज तो भरे पड़े हैं, राइट? चाइनीज क्वार्टर्स हैं। ऐसा क्या है इंडियंस में कि हम इतनी ये हर एक को अपना लगता है मेरे लोग अच्छे हैं, राइट? मैं ये नहीं कह, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। ये दिस इज ए पब्लिश डेटा, आप जाके गूगल पे चेक कर लीजिए। जैसा दिखता है ना, सारे सीईओज वो हैं, उनके बोर्ड रूम में वो मिलेंगे आपको, उनकी टेक टीम में वो मिलेंगे, ऑफिस में वो मिलेंगे आपको। उनके बिना है क्या? सारा काम उनको यहाँ से करना पड़ता है। तो दिस शुड टेल अस कि एज ए रेस वी आर इंटेलिजेंट, वी आर एंटरप्रेन्योरियल, वी आर हार्ड वर्किंग। तो मैं तो अब, पहले मैं शुरू में जब था ना, तो हम लोग शुरू में होता है ना, अरे इंडिया में ये खराब है, इंडिया में खराब है। अब मैं कहता हूँ कि खराब है तो कैसे वो रूल कर रहे हैं, राइट? हमारे वहाँ पे कई लोग कहते हैं ना इंडिया में, मेरे को क्रिटिसिज्म करते हैं। मैं कहता हूँ तो अगर इतना खराब होता, चाइनीज क्यों नहीं है सीईओज? चाइनीज इंडिया से बड़ी कंट्री है, इतनी प्रोग्रेस कर रही है, कोई चाइनीज सीईओ दिखा दो मेरे को, कोई भी सीईओ दिखा दो, कोई नहीं, सब इंडियंस हैं। तो आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडियन सिस्टम, चाहे कुछ भी हो। आई डोंट नो द रियल आंसर, लेकिन रिजल्ट स्पीक्स, है ना? व्हाट इज द एविडेंस टेलिंग अस? तो आई हैव ए या ये भी होता है कि इट्स ए लॉन्ग कन्वर्सेशन, तो भाई इंडियन से बात करनी, इंडियंस, 2 इंडियन जब इंडिया के बारे में बात करेंगे तो बात कहाँ की कहाँ जाएगी। सर एक चीज, जैसे एकेडमिक्स पे अपन ने बात की कि एकेडमिक्स ठीक है अपनी जगह होता है, एकेडमिक्स के अलावा आदमी बहुत अलग अलग चीजों से सीखता है। जैसे आपका ट्रैवलिंग वगैरह बहुत सारी रहती है, तो आपको क्या लगता है कि सीखने में एकेडमिक्स के अलावा ट्रैवल का कुछ योगदान है, या ट्रैवल के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो अदर देन बुक्स है जिससे आदमी बहुत सीख सकता है? देखो, ये मेरा व्यू है, ट्रैवलिंग इज प्रोबेबली द बिगेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड, राइट? और ये एविडेंस कहता है। मतलब अब कई चीज़ें हैं, मैं तो, अब हमको देख लो आप, हम लोग जो बाहर रहते हैं, यहाँ से ट्रैवल करके चले गए, वी आर परफॉर्मिंग फार बेटर देन लोकल्स, है ना? और ये चीज़ हम लोगों पे नहीं, तुम पहले भी जाके देख लो, तुम लुक एट महात्मा गांधी, राइट? ही चेंज द वर्ल्ड। अब मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि वाई करोड़ों इंडियंस थे, वाई वाज ही, वो बड़ी अर्ली ट्रैवल कर गया था, है ना? वो वहाँ जाके पढ़ा, बहुत जी पहले वहाँ यूके में पढ़े, राइट? उन्होंने वहाँ पे लॉ किया, फिर साउथ अफ्रीका में गए, उनको अपार्थाइड एक्सपीरियंस हुआ। वो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। जो यू गेट दिस, धीरू भाई अंबानी की बात कर लो, कितने लोग जानते हैं कि वो इंडिया से बाहर चले गए थे पहले? हाँ, में चले गए। He came back and he built a company.
और आप ये जो सबीर भाटिया, कितने ही एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडिया से बाहर जाके दे सडनली एक्सप्लोड, कितने हैं। आई थिंक ट्रैवलिंग मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। मेरे खुद की लाइफ में मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। एवरी टाइम आई सबकॉन्शियस, यू डोंट सी, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि यू कांट कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू आर गोइंग, यू कैन कनेक्ट देम लुकिंग बैक, या यू कैन लुक बैक बैकवर्ड। अभी मैं देखता हूँ ना चैटवाइज, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। जब मैं चाइना में था ना, उस टाइम पे सीड मेरे दिमाग में प्लांट हुआ था कि यार ये वीचैट कैसे चल रहा है। वहां पे मैं चाइना में ट्रेन में ली मैंने, उसके ट्रेन में तुम सब कुछ, मतलब इतना आगे हैं वो लोग, वो सब सीड्स पढ़ते गए और ये दिखा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है सारा। यूएस में तुम देखो अभी एनवीडिया है ना, एनवीडिया की मार्केट कैप है 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन। आपको पता है कितने लोग काम करते हैं उसमें? 30,000। ठीक है, हर आदमी is adding 100 million to the company. 3 trillion is equal to 3,000 unicorns, right? 3 trillion is a number, but when you look into the detail, it's equal to 3,000 unicorns. खाली 30,000 लोग हैं, हर आदमी 100 मिलियन की वैल्यू ऐड करे बैठा है ना। आधे से ज्यादा इंडियन मिलेंगे, हैं भी, मतलब मैं देता हूँ वहां पे इन सब कम टेक में सब इंडियंस हैं। टेक की बात आती है, इंडिया नहीं मिलेगा आपको वहां पे। लेकिन ये 3 ट्रिलियन कहाँ गया? इंडिया के पास तो किसी के पास नहीं है ना। अब ये तो वर्कर्स उन्होंने तो बना दिया, ऐड कर दिया। जो शेयर्स की वैल्यू है वो शेयर होल्डर के पास है सारी। सेम थिंग अप्लाइज टू माइक्रोसॉफ्ट। 3 ट्रिलियन है। एनवीडिया ने बांट रखे थे ईसोप्स, अब ईसोप्स बटे, अब वो कंपनी रॉकेट हो गई। हाँ। रॉकेट हो गई तो अब जो एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस एक एम्प्लॉय की नेटवर्थ हो गई 40 मिलियन 50 मिलियन। और वो जिसकी भी कोई टॉप बंदा है, मान लो उसकी सैलरी 1 मिलियन थी, उसकी वन शॉट 50 मिलियन खाते में आ गया। क्या करा? वो कंपनी छोड़ रहा। अब एनवीडिया का नहीं टेंशन, ईसोप क्यों बांटे, इतने क्यों बांटे कि इतने ज्यादा सेटल्ड हो गए। आदमी कह रहा है कि ठीक है हम खुद का कुछ बनाएंगे। अब एनवीडिया कह रहा है इनको रोकना भारी हो रहा है। ईसोप देना तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि देंगे तो ये रुकेंगे। अब इतने दे दिए कि अरे तो चले गए, तो वो एक इशू आ गया था। तो अभी आप ईसोप्स की जगह आप यूसोप्स देते हैं। हम यूसोप देते हैं। सो इस एम्प्लॉय की जगह यूजर है, यूजर स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा वो है, मतलब नॉर्मली कंपनियों में 10% पॉट होता है ईसोप का। 5-10%। हाँ, हमारा 60% यूजर स्टॉक है ना। बहुत बड़ी तो यही मेन हमारा डिफरेंस है। सर अभी हम एकदम लास्ट की तरफ चल रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, उसके बाद रैपिड फायर राउंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई आपने बिजनेस बिल्ड किया, आपने इंडिया को देखा, आपने लंदन को देखा, आपने इतना ट्रैवल किया, अब आप टेक में आ गए, सोशल मीडिया में आ गए, इतने लोगों से मिलते हैं। एज ए एंटरप्रेन्योर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और आप एंटरप्रेन्योर से क्या कहना चाहेंगे कि यार एंटरप्रेन्योरशिप, कोई बंदा पॉडकास्ट देख रहा है और वो कह रहा है मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो आप अपने अनुभव से उसको क्या बातें सिखाना चाहेंगे कि भाई ये करना और ये मत करना? या एंटरप्रेन्योर भी अदर देन किसी आम आदमी को भी कुछ कहना चाहे तो आपका मैसेज इट्स ऑल योर्स। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप हर एक के लिए नहीं है। इट इज सो टफ, राइट? दिन में 15-15 घंटे तुम एंटरप्रेन्योर वही काम ही करते हो, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन और जो वेल्थ जो एंटरप्रेन्योरशिप से होता है वो हो ही नहीं सकता। अभी हम जो कंपनियों की बातें कर रहे हैं ना, हम लोग जब इंडिया में बड़े होते हैं ना, पेरेंट्स सिर्फ दिखाते हैं नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढो। नौकरी में कभी वेल्थ नहीं आता। जो बड़ा वेल्थ आता है, अभी सब देख लो आप, इलोन मस्क, कोई भी पकड़ लो, इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, सबके पेरेंट्स ने इनको कहा एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? पेरेंट्स सपोर्टेड देम। दैट्स हाउ यू चेंज द वर्ल्ड, एंटरप्रेन्योरशिप से, है ना। अपने पैशन को फॉलो करो। सभी लोग कहेंगे आपको ये सक्सेसफुल नहीं होगा, कोई मुंह पे बोलता नहीं सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन उनकी बातों से टोन से लगा था कि ये क्या कर रहा है, कोई नौकरी ढूंढ ले, राइट? I can't remember one person, even my mother said, नौकरी क्यों छोड़ रहा है? कर ले तू जो करना है। Nobody believes in it, right? But until they do, right? अभी इलोन मस्क ने अभी कहा है कि he will die on Mars, right? There is no technology, everybody thinks he's a stupid man, but वो खैर उसको नहीं कहते, लेकिन रास्ते बन जाते हैं अगर आप लोगों को वैल्यू ऐड कर रहे हो, है ना। कुछ भी तुम करो, इससे जो हमने शुरू में कहा था ना, विन विन, दोनों के लिए विन विन होनी चाहिए। हमने जब चैटवाइज किया था कि इट्स ए विन विन, सबको हम शेयर दे रहे हैं और आपके आने से कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, इट्स ए विन विन, है ना। तो हम चल पड़े। तो मैं तो सबको कहता हूँ, स्पेशली इंडिया में, आई रियली थिंक वी शुड रियली प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। जो मैं वहां देखता हूँ ना, बहुत ज्यादा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ज्वाइन चैटवाइज। मैं तो यही कहूंगा, वी आर ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हमारे साथ में इतने लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम पे, और अमेजिंग लोग असम से, हमारे सबसे अच्छे वाले असम में हैं, और हर रोज नए आइडियाज लेके आते हैं।
तो हम तो आपके लिए ये भी कर रहे हैं, जो आपके फॉलोअर्स बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वी वुड लव सम पीपल टू बी पार्ट ऑफ चैटवाइज, है ना? तो सो इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, अगर आप बड़ी एंटरप्रेन्योर्स भी हो, अगर आपको चाय की दुकान भी बनानी है ना, तो यू विल नीड टू लर्न अबाउट मार्केटिंग, और ये सब कुछ हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड चल रहा है। तो यू आर ऑल वेलकम एंड बिकम आवर शेयर होल्डर्स। ग्रेट सर, ग्रेट। तो भाई साहब सुन लिया आपने, अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, शेयर आना है, तो भाई साहब ये जो ऐप का लिंक मैं दे दूंगा चैट बॉक्स में सर। जितने लोग ज्वाइन करते हैं बेटर। तो उनको आप, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपने लॉयल यूजर बेस है हमारा, तो जो भी है आप कुछ एडिशनल बेनिफिट उनके लिए जरूर कीजिएगा, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन के डाउनलोड कर रहा है। हम जो इस पॉडकास्ट से आएगा, आपका जो रेफरल कोड हम बनाएंगे राहुल 50, तो जो भी इस पॉडकास्ट के थ्रू आएगा, जब भी ये पॉडकास्ट मार्केट में रिलीज होएगी, उसके अगले 15 दिन तक जो भी आएगा उसको हम एडिशनल 50 शेयर्स देंगे कंपनी के, और ये मैं खुद मेक श्योर करूंगा कि इट हैपन्स। तो और अगर आपको अच्छा लगा तो इस पॉडकास्ट को अपने 4-5 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर इट गेट्स मोर देन 1 मिलियन व्यूज, है ना? थैंक यू, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट फॉर रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं सर। ओके। 10 क्वेश्चंस है, बहुत फास्ट फास्ट लेते हैं। योर फेवरेट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। टेस्ला। टेस्ला। फेवरेट स्टार्टअप इन इंडिया। जीरोदा। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन। क्रीट, ग्रीस का पार्ट है। क्रीट। फेवरेट फूड, इंडियन और वेस्टर्न। बटर चिकन पंजाबी हूँ। बटर चिकन पंजाबी। वन थिंग दैट एवरी सोशल मीडिया मस्ट स्टॉप। एडिक्टिव एल्गोरिदम। Addictive algorithm. And one shit every social media platform must start. गिविंग बैक टू पीपल, गिविंग बैक टू क्रिएटर्स। Great. What is one app that everyone must have? One app that everyone must have. गूगल। Okay. And one app which everyone must delete. बोलना तो नहीं चाहिए मुझे। आई थिंक एवरीबॉडी नोज, राइट? समझ गए, हिंट ले लिया लोगों ने। ठीक है। वन वर्ड अबाउट गगन गुलाटी, अपने बारे में वन वर्ड में आपको डिफाइन करें तो। डिटरमिन्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन वर्ड अबाउट चैटवाइस। शेयरिंग वेल्थ, 2 words। ग्रेट, ग्रेट सर, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसको एक इंडियन बना रहा है, इंडियन स्केल ये बना रहा है, ग्लोबली ये जा सकता है। और जिस तरह से हमने डिस्कस किया, इट कुड बी यूनिकॉर्न, मल्टी यूनिकॉर्न, और इतना बड़ी अगर कोई चीज़ बनने वाली है उसमें आपके शेयर होने चाहिए। अब हर बार टिप मांगते रहते हो सर, कोई अच्छा स्टॉक बताओ, यहाँ पे स्टॉक आपके द्वारा आया है, आप क्यों छोड़ते हो उसको? प्लीज स्टार्ट द जर्नी, प्लीज स्टार्ट द कंटेंट, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।